तो तोड़ मालिक। सो गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की। तो मालिक, मुझे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, तो सबसे पहले मुझे आरओसी के पास जाके क्या क्या देना पड़ेगा, जो मेरे जुरिडिक्शन में आरओसी आती है उनको क्या क्या देना पड़ेगा। पहले एमओए एओए वो साइन होना चाहिए। यस। किससे? सब्सक्राइबर, सारे सब्सक्राइबर या कुछ सब्सक्राइबर? सारे सब्सक्राइबर। सेकंड पॉइंट, कोई डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। यस, कि हमने सारे लॉ के रेगुलेशन के कंप्लायंस की है। डिक्लेरेशन कौन ऑथराइज करेगा? ओके, या तो सीए, नहीं तो सीएस, नहीं तो सीएमए, नहीं तो लॉयर जो प्रैक्टिसिंग है। और नहीं मतलब, और मतलब हिंदी का और। हाँ, एंड और कौन करेगा? या तो डायरेक्टर, नहीं तो मैनेजर, नहीं तो सेक्रेटरी। किसका किसमें नाम लिखा होगा? आर्टिकल्स। वो डिक्लेरेशन को साइन करेगा। आत्मा क्लियर? उसके बाद मुझे और कुछ डिक्लेरेशन देना है जिसमें तीन चीजें मेरे को बतानी है। ओके, ये डिक्लेरेशन कौन देगा? सब्सक्राइबर एंड सारे डायरेक्टर। कौन से डायरेक्टर? पहले डायरेक्टर जिसका नाम आर्टिकल्स में लिखा होगा। वो डिक्लेरेशन क्या लेंगे? तीन चीजें। सबसे पहले, हम क्या नहीं थे? कन्विक्ट नहीं किए। फॉर्मेशन हो, मैनेजमेंट हो या प्रमोशन हो, कंपनी का जब फॉर्म किया, प्रमोशन किया या मैनेज किया, हमको कन्विक्शन नहीं दिया गया था। उसके बाद दूसरा और एक कॉन्सेप्ट है, हम गिल्टी नहीं पाए गए। किसमें सर? मिसकंडक्ट में, फ्रॉड में, मिसफीजेंस में। ओके या ओके, और क्या था मिसफीजेंस के अलावा? मिस नहीं नहीं, फ्रॉड, मिसफीजेंस एंड ब्रीच ऑफ ड्यूटी में। ब्रीच ऑफ ड्यूटी में। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, अपन ने भाई हमने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया हमारे हिसाब से वो सही है। भारत माता की जय। जयपा मालिक। खाली आपको जो गिल्टी वाला कॉन्सेप्ट है वो कितने साल में देखना था? लास्ट 5 साल। ये होने के बाद चौथा पॉइंट है, हमको क्या देना है? एक ऑफिस का एड्रेस, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश नहीं है तो। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश है तो कोई दूसरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। इधर पॉइंट क्लियर? आगे वाले तीन नाम मैंने आपको बोले थे, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स। ओके, पहले बात करते हैं पर्टिकुलर्स। ओके, चौथे नाम की बात, पांचवें नाम की बात करें, पर्टिकुलर। सर ये पर्टिकुलर किसका है? पर्टिकुलर है सब्सक्राइबर का। किसका है? सब्सक्राइबर। पर्टिकुलर सर उसका क्या क्या चाहिए? नाम चाहिए, सरनेम चाहिए, फैमिली नेम चाहिए, रेजिडेंशियल एड्रेस चाहिए, नेशनलिटी चाहिए ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू एमओए along with proof of identity, and in case of subscriber being body corporate such particular as may be prescribed। मिला क्या मालिक? पांचवा पॉइंट। तो मेरे को बताओ। ओके, अगर आपका सब्सक्राइबर है तो सारे सब्सक्राइबर का क्या चाहिए? नाम चाहिए, उसके बाद सरनेम चाहिए, सरनेम नहीं है तो फैमिली नेम चाहिए, सरनेम और फैमिली नेम। उसके अलावा क्या चाहिए? रेसिडेंशियल एड्रेस एंड नेशनलिटी। चार वर्ड आपने ध्यान रख लेने के, नाम, सरनेम और फैमिली नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस और नेशनलिटी। ये होने के साथ में क्या प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी देना पड़ेगा? यस, जिसमें पैन कार्ड वगैरह आता है। सर अगर कोई कंपनी ने इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी में तो उनका क्या डिटेल लगेगा? ओके, उनका एज प्रिस्क्राइब्ड लगेगा। मिला क्या मालिक? क्या एज प्रिस्क्राइब्ड क्या होता है मालिक, मेरे को बताइए। एज प्रिस्क्राइब क्या होता है? मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझाया था। एज प्रिस्क्राइब मतलब रूल्स में होते हैं, तो आपके सिलेबस में रूल्स नहीं है तो इसलिए दिक्कत नहीं है। ओके, इस पॉइंट का आत्मा क्लियर? ओके, तो ये वाली कहानी खत्म हो गई। अगला पॉइंट सर, पर्टिकुलर्स लगेंगे वापस। नाम, सरनेम, फैमिली नेम। ओके, ये तो लगना ही लगना है, लेकिन साथ में एक देखोगे डिन भी लगेगा। डिन का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या मिल रहा है मालिक? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, उसके अलावा रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी। यानी जो आपका पांचवा पॉइंट है ना, छठा पॉइंट भी वही है। पांचवा पॉइंट है, छठा पॉइंट भी वही है, सिर्फ एक नाम ऑडिशनल एडिशनल याद करिए। डिन, डिन नंबर चाहिए। डिन नंबर मतलब क्या है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये किसके पर्टिकुलर चाहिए? उन पर्सन के जो मेंशन इन आर्टिकल है एज अ सब्सक्राइबर्स। ओके, सब्सक्राइबर्स नहीं है ये वर्ड, ये एज ए क्या है? डायरेक्टर्स। ये काट के सब्सक्राइबर को डायरेक्टर्स लिखो। ओके, द पर्सन मेंशन इन आर्टिकल एज अ डायरेक्टर्स टू डायरेक्टर्स। ओके, डायरेक्टर्स। सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम मत लिखो, एज डायरेक्टर्स। मेंशन इन आर्टिकल्स एज डायरेक्टर्स। समझ में आएगा मालिक? नहीं तो चौथा और पांचवा, पांचवे और छठे में फर्क क्या बचेगा फिर? तो पांचवा और छठा। अच्छा, छठा कब ऐसा हो सकता है कि जब सब्सक्राइबर सारे डायरेक्टर हो जाए? यस, जब सब्सक्राइबर अगर डायरेक्टर का किसी का नाम नहीं लिखा तो सारे सब्सक्राइबर्स आर डायरेक्टर्स। ये ध्यान रखना। ओके, ये डिटेल आपको ध्यान में रखनी है। भारत माता की जय। जेपा मालिक, एवरीबॉडी। ओके, एंड आखिरी कॉन्सेप्ट है पर्टिकुलर्स। अब लास्ट लाइन देखो क्या लिखा है। particulars of interest of person mentioned in article as first directors of company in other firms, body corporates along with their consent to act as a director of company in such form and manner as may be prescribed। कोई बताएगा सातवें पॉइंट में मुझे क्या देना है मालिक? सातवें पॉइंट में क्या देना है मालिक? सातवें में मुझे पर्टिकुलर्स देने हैं सर। पर्टिकुलर्स ऑफ क्या देने हैं? ऑफ क्या? इंटरेस्ट। अच्छा, पांचवें और छठे में पर्टिकुलर क्या था? नाम, ओके, सरनेम, फैमिली नेम, एड्रेस और ओके नेशनलिटी, और एक एडिशनल था डिन नंबर। याद रहेगा?
लास्ट में मुझे क्या देना है, पर्टिकुलर किसका, इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट किसका, डायरेक्टर का। ये डायरेक्टर कौन है, जिसका नाम आर्टिकल में एज ए फर्स्ट डायरेक्टर लिखा है। अब ये इंटरेस्ट क्या है, उनका कंसेंट चाहिए, मैं समझ गया, उनका कंसेंट चाहिए, ये समझ गया मालिक, कंसेंट जो चाहिए वो झेप गया मेरे को, ओके। लेकिन इंटरेस्ट मतलब क्या, इंटरेस्ट मतलब क्या, इंटरेस्ट मतलब ओके अदर फर्म एंड बॉडी कॉर्पोरेट में उनके इंटरेस्ट क्या है। क्या आप मेरी कंपनी के डायरेक्टर हो, अगर हो फर्स्ट डायरेक्टर, तो आप कोई दूसरी कंपनी में कोई शेयर होल्डर हो, वो बताइए। आप कोई दूसरी कंपनी में डायरेक्टर्स हो, वो बताइए, ओके। यानी आपको क्या दिखाना, डिस्क्लोज करना है, आप इसको लाइन हाईलाइट करिए, ओके। और ये देखना, ओके, पर्सन मेंशन इन आर्टिकल ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, ये मिला क्या, ओके, ऑफ कंपनी इन अदर फर्म्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट। समझ में आया क्या, अदर फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट में आपका इंटरेस्ट बताइए। तो मेरे को बताओ, अदर फर्म में और बॉडी कॉर्पोरेट में, अदर बॉडी कॉर्पोरेट मतलब अदर कंपनी में मैंने क्या रखा होगा, शेयर होल्डर होगा, वो बताओ। बट देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अदर कंपनी में डायरेक्टर हूं, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ओके। फर्म में, कोई फर्म में पार्टनरशिप में हूं, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑफ फर्म, फर्म मतलब कौन सी फर्म होती है, ये हमेशा पार्टनरशिप फर्म्स, हाँ, इंटरेस्ट ऑफ फर्म्स, ये आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सर क्या मैटर करता है, आंसर इज यस, ओके। अब ये थोड़ा सा जब भविष्य में जाओगे तो मालूम पड़ेगा ऐसे कैसे मैटर करता है। आप थोड़ा सा एग्जांपल देखोगे तो इसको मैं जस्ट ऐसे बता दूं, एच लिमिटेड, सपोज एच लिमिटेड एक ट्रांजैक्शन कर रही है, एस लिमिटेड, एस मतलब एस तुम होल्डिंग सब्सिडी सोचोगे, एच लिमिटेड ट्रांजैक्शन कर रही है एक्स लिमिटेड के साथ में, ओके। अभी थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाओ, ये जब ट्रांजैक्शन कर रही है तो क्या कंपनी खुद फिजिकली ट्रांजैक्शन कर रही है, नहीं, कौन करते हैं, डायरेक्टर्स। अब इमेजिन करो, इसमें जो एक डायरेक्टर है, थोड़ा टेक्निकली सोचो, इसमें शेयर होल्डर है, ओके, एक्स में कौन है, शेयर होल्डर। समझने कोशिश करो, समझने कोशिश करो, अगर एच लिमिटेड ने ओके एक्स के साथ ट्रांजैक्शन किया, सबको झेप रहा है मेरा एग्जांपल, तो मेरे को बताओ, सबसे पहला पॉइंट तो एच से, एज से क्या इस डायरेक्टर को कोई रेम्यूनरेशन मिलेगा, यस। लेकिन ये जब ट्रांजैक्शन करेगा, क्या एक्स को उस ट्रांजैक्शन का फायदा भी होगा, अगर फायदा होगा, क्या उसमें उस फायदे का डिविडेंड मिलेगा। यानी यार भाई साहब, ये डायरेक्टर तो दो जगह से निकाल रहा ना पैसे। सर क्या ये गलत है, नहीं, ये सही है, खाली इसके अप्रूवल्स लगते हैं, डिस्क्लोजर्स लगते हैं। कुछ समझ में आ रहा है, ये डिस्क्लोजर्स लगते हैं मालिक, यार ये ऐसा बताना पड़ता है, और ये ऐसा अभी नहीं है, ये तो खाली फर्स्ट डायरेक्टर का आप पढ़ रहे हो क्योंकि इनकॉर्पोरेशन पढ़ रहे हो, आगे कंपनी चलेगी, हर मीटिंग में तो ऐसा होता रहेगा ना, डिस्क्लोजर्स लगेंगे मालिक, और डिस्क्लोजर आगे आपको मालूम पड़ेंगे। भारत माता की जय पे मालिक, ओके। तो ये पर्टिकुलर ऑफ इंटरेस्ट समझ में आया क्या, तो मेरे को बताओ सातवें पॉइंट में क्या क्या डिस्क्लोज करना है, पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, याद रखो, पर्टिकुलर ऑफ, तीन चीजें याद रखो, ओके। उनका इंटरेस्ट किसमें, बॉडी कॉर्पोरेट में, फर्म में, एंड उनका कंसेंट, तीन शब्दों को याद रखना, उसके हिसाब से आंसर लिखने का तरीका रखना। तो मेरे को बता, लास्ट तीन, पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्टिकुलर, झेप गया, पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्टिकुलर। मेरे को बता, पांचवे के पर्टिकुलर क्या है, नाम है, सरनेम है, एड्रेस है, और ओके नेशनलिटी है, ये आपको इधर देने हैं, ये किसके, सारे सब्सक्राइबर के, ओके। छठे में पर्टिकुलर में क्या देना है, नाम है, सरनेम है, डिन नंबर है, एड्रेस है, नेशनलिटी है, ये किसके, डायरेक्टर्स के। कौन से डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर, जिनका नाम आर्टिकल में दिया हुआ है। और लास्ट में पर्टिकुलर किसका, इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट किस में, दो में, या तो बॉडी कॉर्पोरेट में या तो फर्म में, आत्मा क्लियर। और दूसरा मुझे और क्या देना है, कंसेंट, और ये किसका, फर्स्ट डायरेक्टर का। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक, एवरीबॉडी पक्का। तो तोड़ झेपेगा मालिक, अगर मैं बोलूंगा इनकॉर्पोरेशन करते वक्त कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, कितने पॉइंट रटे हुए होने चाहिए, आंसर सीक्वेंस भी यही आना चाहिए, सीक्वेंस भी यही निकालने का। बताओ आंसर, एमओए, एओए, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है तो करस्पॉन्डिंग एड्रेस, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स। और अगर तुमने इसके बाहर ए बी सी डी ई एफ जी एस बरोबर लगाया, जैसा इधर लिखा हुआ है, ओके, ये इधर लिखा नहीं है एक्चुअली, पर ए बी सी डी ऐसा लिखा है बरोबर, आपने ये सीक्वेंस रखा, और इसके बाहर जब ये आंसर लिख रहे हो, इसके बाहर अगर तुमने ये 1 लगाया और इसके ऊपर 7 लिखा, मैं आपको बता रहा हूं आपने पूरा बैरक लिख दिया है, क्योंकि ये है सेक्शन 7, इसका है सबसेक्शन 1, ये है क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई, क्लॉज एफ, क्लॉज जी, ऐसा। तो अगर आपने सीक्वेंस यही रखा, आपने पूरा ये सही लिखा, तो आपने पूरा A to Z जैसा चाहिए सेक्शन वैसे वैसे रख दिया मालिक।
और आप इमेजिन करो एक थोड़ा सा पॉइंट जो मैं हमेशा बोलता हूँ, इवन इंडियन कॉन्टेक्ट एक्ट के टाइम पे समझाते हुए बोल रहा था कि पॉइंट जो याद रखते हैं अपन वो सीक्वेंस याद रखो। उसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा, अब एग्जामिनर होगा उसके पास तो ये सीक्वेंस 7 सीक्वेंस होंगे, तब अगर आपने भी इसी सीक्वेंस में आंसर लिखा, मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक वो एक थोड़ा सा लिबरल हो जाएगा? वाइल अवॉइड, मैं नहीं बोल रहा हूँ वो एकदम अच्छे से मार्क्स देगा, लेकिन लिबरल तो होगा ना थोड़ा सा। देखो उसका काम आसान करो, काम आसान करते वक्त दो चीज है, या तो आंसर उसको चाहिए वैसा लिखो या तो ब्लैंक छोड़ो। ओके उसको जैसा चाहिए वैसा लिखा तो मार्क्स अच्छे देगा, ब्लैंक रहा तो भी मार्क्स अच्छे देगा। ओके मतलब उसका काम आसान कर रहे हैं, बस बकायदा ये करना है। आत्मा क्लियर? ठीक है, ये पॉइंट आपका खत्म हो जाता है, पहला पॉइंट। आज सेक्शन 7 खत्म नहीं हुआ, सेक्शन 7 चल रही है बात, कहानी बढ़ा देना आगे। Okay, particulars provided in this provision shall be included of individual subscriber and not of professional engaged in incorporation of company। ये तो मैंने आपको बता दिया ना, जो पर्टिकुलर है नीचे वो किसके? सब्सक्राइबर के। ओके सर ये कंपनी किसी ने तो इनकॉर्पोरेट करने में मदद की होगी ना, कौन था वो? सीए हो सकता है, सीएस हो सकता है, सीएमए हो सकता है, लॉयर। कहां पर मालूम पड़ा? सेकंड में। उसके पर्टिकुलर्स नहीं चाहिए, उसके पर्टिकुलर्स नहीं चाहिए। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है। ओके मेरे को बताओ, कंपनी आरओसी को ये सब डॉक्यूमेंट दे दिया तुमने, अब आरओसी तुम्हें क्या करेगी? इनकॉर्पोरेट का करेगी, और इनकॉर्पोरेट करके तुम्हारे हाथ में क्या देगी? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सबसेक्शन 2 पढ़िए, सबसेक्शन 2 क्या चल रहा है? 7 का सबसेक्शन 2 बोलता है इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन registration. The registrar on the basis of documents and information filed shall register all the documents and information in the register and issue सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। भारत माता की जय। जय भाग्य मालिक। जैसे ही आपका सीओआई आ जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा मालिक, उसके ऊपर एक नंबर आना चाहिए। कौन सा नंबर? सीआईएन नंबर। अगला पॉइंट देखिए, अलॉटमेंट ऑफ सीआईएन, ये तो मैं आपको समझा चुका हूं। ओके तो भारत माता की जय मालिक। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? सीआईएन क्लियर है? Corporate identification number. Okay, on and from the date mentioned in certificate of incorporation, the registrar shall allot corporate identification number। जिसको जो हर टाइम है ना, इसका फायदा क्या होता है? जैसे पैन नंबर होता है। ओके और ये ध्यान रखना, ये सबको आपको सबको रिक्वायर्ड है ये कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जेपा मालिक बढ़िया। मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। ओके मेरे को बताओ आपने कितनी इंफॉर्मेशन दी थी, सबमिट की थी? कितनी इंफॉर्मेशन? क्या मजा कर रहा है? रटा है ना भाई? 7। ये 7 इंफॉर्मेशन आपने किसको दी? इसकी एक कॉपी लो और आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ना उधर रखो। कब तक? जिंदगी भर तक। 1 ईयर नहीं, जिंदगी भर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है ये तुम्हारे इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स है, इनकॉर्पोरेशन के। तो कहां पर रखना है इसको? रजिस्टर्ड ऑफिस। और कब तक? जिंदगी भर, जब तक कंपनी का डिसोल्यूशन ना हो जाए, जब तक कंपनी खत्म ना हो जाए। समझ में आ रहा है मालिक? अगला पॉइंट बढ़िए। मेंटेनेंस, द कंपनी शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व ऑल रजिस्टर्ड ऑफिस द कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन एज ओरिजिनली फाइल्ड टिल इट्स डिसोल्यूशन। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? अभी बहुत जन मेरे ख्याल से कल मैडम से ही बात हुई थी, चर्चा हो रही थी, सर डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप में फर्क क्या होता है? डिसोल्यूशन मतलब अंत, कंपनी का अंत। कंपनी का अंत, कंपनी का अंत कब होगा? जब रजिस्टर ऑफ कंपनी के नाम कट जाएगा। तो ये नाम कटेगा कब? वाइंडिंग अप में नहीं कटता। वाइंडिंग अप कंपनी का अंत किसने बोला? वाइंडिंग अप सिचुएशन देखो, ये कंपनी है जो जिसकी लगी पड़ी है, इसके पास एसेट्स नहीं है, लायबिलिटीज है, इसके क्रेडिटर, इनके पेमेंट नहीं आ रहे। ये कंपनी आती है ट्रिब्यूनल के पास और बोलती है माई बाप हमको पैसे नहीं आ रहे, कंपनी को डुबा बंद करो, हमारे कुछ पैसे दो एसेट बेच के। तो ठीक है, ट्रिब्यूनल बोलता है इस कंपनी का वाइंडिंग अप चालू होगा। क्या चालू होगा? अब जिस दिन वाइंडिंग अप चालू होगा ये कंपनी का ऑपरेशन बंद, कंपनी का एमडी गायब। ट्रिब्यूनल ने किसी लिक्विडेटर को बुलाया होगा, वो लिक्विडेटर अभी इस कंपनी की देखरेख लेगा, एसेट को बेचेगा, लायबिलिटी पे करेगा, जितनी होगी उतनी, उसके बाद बच गया, कंपनी डूब गई। उसके बाद लिक्विडेटर आके मेरे को बोलेगा सर बेच दिया, ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा, ओके, और ये ऑर्डर जाएगा आरओसी के पास, फिर आरओसी नाम काटेगी, तब जाके कंपनी का क्या होता है? डिसोल्यूशन। कंपनी का आरओसी से नाम कब निकाला जाता है? जब कंपनी वाइंडिंग अप में आती है, तब नाम नहीं निकाला जाता। डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप मतलब समझ रहा है? वाइंडिंग अप मतलब कंपनी की हालत खस्ता है। और एक दूसरी परिस्थिति लो, ये कंपनी है, इधर की कंपनी है, कंपनी के पास तोड़ पैसा पड़ा है, लायबिलिटी बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, ओके, और इनको अभी काम नहीं करना है, वॉलंटरी।
वॉलंटरी खत्म कर, नहीं करना है कंपनी को भी चलाना है, बस नहीं करना है मतलब नहीं करना है। कंपनी अब मेरे को बताओ क्या करेगी, एसेट बेचेगी और ये पैसे दे देगी लाइबिलिटी के, उसके बाद भी एसेट बचे हुए पैसे रहेंगे, वो किसको बांटेगी, इक्विटी शेयर होल्डर, बट के खत्म कर लेगी, और ये किसको इंटीमेट करेगी, आरओसी, और आरओसी नाम काटेगी, क्या होगा, डिसोल्यूशन। तो वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन लॉजिक डिफरेंट है, याद रखना। वाइंडिंग अप में कंपनी खत्म नहीं होती, वाइंडिंग अप मतलब कंपनी का एक प्रोसेस चालू होता है डूबने का, उसके बाद वो लिक्विडेटर पिक्चर में आता है। कौन आता है, लिक्विडेटर। तो जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है, कंपनी एग्जिस्टेंस में है, कंपनी एग्जिस्टेंस में है, लेकिन उसकी देखरेख किसके हाथ में है, लिक्विडेटर के हाथ में। कंपनी धंधा नहीं कर रही होगी, लेकिन कंपनी एग्जिस्टेंस में, मरी नहीं है, कैंसर हुआ है जिसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। समझ में कुछ आया? तो कुछ टाइम बाद खत्म है, उसके बाद जब डिसोल्यूशन होगा। आई डू थिंक समझ में आ रहा है? आई डू थिंक लॉजिक बैठा ना भाई? तो कब तक रख रहे हैं आपको पेपर्स, जब तक वाइंडिंग अप होता है तब तक, या डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन। भारत माता की जय। पाना मालिक, वर्ड ध्यान रखना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आत्मा क्लियर, ठीक है, बढ़िया से। अब आगे की परिस्थिति थोड़ी सी सुनिए सुनिए सुनिए। अच्छा मेरे को बताओ, फ्रॉड किया तो कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होता, कौन सा फ्रॉड हुआ तो कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होता, 447। फ्रॉड हुआ तो कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होता, 447। भारत माता की क्लियर ना मालिक? सबका इंटेंशन इधर इधर इधर, आत्मा इधर। सर फ्रॉड हुआ, 447 अट्रैक्ट होता है, ये तो समझ में आ गया। ओके अब समझना शुरू। आपने मुझे 7 डॉक्यूमेंट दिए, 7 डॉक्यूमेंट आपके हिसाब से सही थे। व्हाट इफ अगर उसके अंदर फॉल्स इंफॉर्मेशन रही तो? वो जब आपने मुझे डॉक्यूमेंट दिए, डिक्लेरेशन दिया था ना आपने, उसके बाद और 2 डिक्लेरेशन दिए थे आपने, फिर पर्टिकुलर दिया ना, हो सकता है एक पर्टिकुलर नहीं, ये भाई इसको गुनहगार था ये। ओके पिछले साल ही इसको जेल में डाला था, लेकिन साला तुमने बोला 5 साल में कुछ नहीं किया इसने। ओके कंपनी ने जब डॉक्यूमेंट सबमिट किया आरओसी को, आरओसी ने तो देखे और रजिस्टर कर लिया, आरओसी एक एक के पीछे नहीं जाती भाई। लेकिन बाद में आरओसी को मालूम पड़ता है कि जो आपने इंफॉर्मेशन मुझे दी थी, किसको, आरओसी को, मां कसम सालो कमीनो फॉल्स निकली, इनकरेक्ट निकली। आपने जो मुझे इंफॉर्मेशन दी वो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन निकली, तो फिर क्या हो सकता है या क्या परिस्थिति आ सकती है, वो डिस्कशन आपका सेक्शन 7 का एंड पॉइंट है। मेरे ख्याल से समझ में आएगा मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं अभी? अच्छा अभी तक का प्रोसेस बताओ क्या क्या पढ़ा सेक्शन 7 में? सेक्शन 7 में सबसे पहले डॉक्यूमेंट दो, कितने डॉक्यूमेंट, 7। उसके बाद कंपनी क्या करे, आरओसी क्या करेगी, सीओआई देगी, फिर आरओसी क्या देगी, सीआईएन, और उसके बाद बोला हुआ है डॉक्यूमेंट आपको संभाल के रखने कितने साल, जिंदगी भर। कहां पर, रजिस्टर्ड ऑफिस। इधर तक आंसर बैठा क्या? अब आगे पॉइंट बोला है कि अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी जब इनकॉर्पोरेट कर रहे थे तब क्या। अब इसमें परिस्थिति देखो, सिचुएशन देखो। मालिक आपने जब इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट दिए, आपने जब मुझे इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट दिए, आत्मा क्लियर क्या? तो उस टाइम पे मां कसम जब आपने इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट दिए, उसी टाइम मेरे को समझ में आ गया इनकरेक्ट है, यानी कंपनी रजिस्टर हुई है क्या, नहीं। और तब समझ में आ गया, तो जिसने मुझे ये डॉक्यूमेंट दिए ना उसकी ठोकूंगा। कुछ समझ में आया क्या मालिक? जब मुझे मालूम पड़ गया, ओके जिस दिन मुझे मालूम पड़ा इनकरेक्ट, देखो मेरे को इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट देने वाले कौन है, सब्सक्राइबर ना, सब सब्सक्राइबर की ठोकूंगा मैं। लेकिन प्रॉब्लम कब हो रही है, प्रॉब्लम कब हो रही है मालूम है, प्रॉब्लम कब हो रही है, सारा डॉक्यूमेंट आ गया, मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, कंपनी चल गई, कंपनी के ट्रांजेक्शन कर रहे हो तुम, और 6 महीने के बाद मुझे मालूम पड़ रहा साला डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट है, इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है, तब प्रॉब्लम आ सकती है ना। तब आरओसी कुछ नहीं कर सकती, आरओसी को पेटिशन फाइल करना पड़ेगा। आरओसी को क्या करना पड़ेगा, पेटिशन, किसके पास, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल को बोलना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल साले कमीने है, और फिर ट्रिब्यूनल कुछ ऑर्डर पास करेगा। ओके ट्रिब्यूनल क्या करेगा, फिर ऑर्डर पास करेगा। सर ये कौन बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, सेक्शन 7 बोल रहा। तो सेक्शन 7 में आपको ये समझना है कि ये 7 दो तरह से जाता है, घाई मत करना, इसको इंटरप्रिटेशन क्लियर रखना बस, ओके क्योंकि क्वेश्चन कैसा आ रहा है उसके ऊपर ध्यान रखना। तो सेक्शन 7 का एक कॉन्सेप्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपने इनकॉर्पोरेशन करते वक्त आपने कुछ मुझे इंफॉर्मेशन दी, वो फॉल्स थी या इनकरेक्ट थी या मटेरियल फैक्ट आपने छुपाया, मटेरियल फैक्ट क्या किया आपने, व्हाट इज मटेरियल फैक्ट, जेल में गया था, व्हाट इज मटेरियल फैक्ट, कन्विक्ट हुआ था आपने, ये मटेरियल फैक्ट है, क्योंकि मैंने जो लिखा है वो मांगा है, वो तुमने नहीं दिया ना मुझे, तुम बोल रहे हमने दिया ही नहीं। सर पूछ मतलब आया पूछा था फिर नहीं दिया तो मटेरियल फैक्ट है। कौन सा फैक्ट है, मटेरियल फैक्ट। आत्मा क्लियर, ये अगर तुमने छुपाया किया है तो इस केस में मैं क्या करूंगा, ओके वो पोजीशन अपन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं आगे की सिचुएशन में। इज दैट पॉइंट क्लियर? बढ़े क्या आगे? तो अगला अगला सिचुएशन कब आ रहा है, अगला सिचुएशन कब आ रहा है, अगर इनकॉर्पोरेट करते वक्त कुछ इंफॉर्मेशन दी, वो क्या थी, फॉल्स थी, इनकरेक्ट थी या मटेरियल फैक्ट छुपाया, 3 शब्द।
फॉल्स, इनकरेक्ट या मटेरियल फैक्ट छुपाया, उस सिचुएशन में क्या होगा वो डिस्कस कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है, कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो कौन जिम्मेदार? सब्सक्राइबर्स। मेंबर नहीं होंगे, मेंबर बने किधर है? लेकिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, फिर अपने को डिस्कशन करना होगा उस कंपनी के साथ क्या होगा। तो उस कंपनी के साथ क्या करेगा, कौन डिसाइड करेगा? ट्रिब्यूनल। फिर ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, लेट्स सी पहले क्या करने का। फर्निशिंग, फिफ्थ वाले पॉइंट पे आइए सर। फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन समझ में आया क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन? कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। परफेक्ट। इफ एनी पर्सन, आगे मसाला वापस वही है, एनी फॉल्स इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और सप्रेस एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन ऑफ विच ही इज अवेयर इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद रजिस्टर इन रिलेशन टू रजिस्टर ऑफ कंपनी, ही शैल बी लायबल फॉर एक्शन फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447, जिसमें आपको ऑलरेडी पता है कितने साल की जेल? 6 महीना, 3 साल, 10 साल। 6 महीना मिनिमम, 10 साल मैक्सिमम। अगर पब्लिक इंटरेस्ट है तो 3 साल। अभी ये ध्यान रखिए। और पेनल्टी का अमाउंट तो मैंने आपको बता दिया है। तो इन शॉर्ट, अगर आपको क्वेश्चन आता है, एक एक्स हीरा फेरी लिमिटेड के लिए इनकॉर्पोरेशन के लिए डॉक्यूमेंट मिले, हीरा फेरी लिमिटेड के इनकॉर्पोरेशन के लिए डॉक्यूमेंट मिले, आरओसी को डॉक्यूमेंट मिले, आरओसी को डॉक्यूमेंट के दौरान मालूम पड़ा एक उनका सब्सक्राइबर है जो कार्तिक है, जो जेल में गया था और उन्होंने वो मटेरियल फैक्ट छुपाया है। इस केस में आरओसी क्या कर सकती है? ओके, तो इस केस में आरओसी को कंपनी को इनकॉर्पोरेट तो करना है नहीं, और जिसने ये इन्फॉर्मेशन छुपाई है उसके अगेंस्ट कौन सा सेक्शन लगाना है? 447। इसमें आपको ट्रिब्यूनल पे मत जाइए। पॉइंट क्लियर? तुम्हारा आंसर की बात करो, तुमको आंसर लिखते वक्त ट्रिब्यूनल मत लिखना इधर। आत्मा क्लियर? ट्रिब्यूनल के पास कब जाओगे? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। क्योंकि फिर आरओसी की ताकत, आप बोलोगे सर आरओसी ने तो रजिस्टर किया। आरओसी की ताकत नहीं है। अगर इतनी आरओसी की ताकत थी तो रजिस्टर करने के पहले सब दिखना चाहिए था। तो आरओसी के पास ताकत नहीं है, किसके पास ताकत है? ट्रिब्यूनल। बढ़िया। कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, रिप्रेजेंटेशन और सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट, यानी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। दोनों क्वेश्चन समझे ना, फिफ्थ और सिक्स्थ वाला बेटा? फिफ्थ और सिक्स्थ में कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। Where at any time after incorporation it is proved that company has been got incorporated by providing false information, incorrect information, suppressing material fact or information in any document or declaration file, okay, or by way of fraudulent, the person named as first director of the company and the person making declaration under this section shall be liable for 447, shall be liable for 447। तो डिफरेंस याद रखना। ओके, मैं वापस बता रहा हूं, जो इसके पहले वाला अभी तक और एक बाकी और ऑप्शन बाकी है। तो पहले वाले में कौन लायबल था 447 में? ओके, सब्सक्राइबर देखो कैसे लिखा उन्होंने, जिन्होंने एप्लीकेशन, ओके याद रखना, ऑफ विच ही इज अवेयर एनी डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद इन रिलेशन टू रजिस्ट्रेशन ही शैल बी लायबल फॉर एक्शन फॉर 447। मतलब 447 के लिए फिफ्थ में कौन लायबल होगा मालिक? सब्सक्राइबर होंगे, और जिनको अवेयर है, जिनको क्या है? अवेयर है। और सिक्स्थ में सब्सक्राइबर को हटा दो। ओके, सिक्स्थ में क्या नाम दिए है? पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर एंड द पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन। यानी पहले डायरेक्टर गए और डिक्लेरेशन कौन था? सीए, सीएस, सीएमए, एलएलबी, याद मालूम? उसके अगेंस्ट आएगा 447। और एक डिक्लेरेशन किसने दिया था? डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, वो एक। और डिक्लेरेशन किसने दिया था? सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर। उसमें सब्सक्राइबर अगर जो फॉल्स डिक्लेरेशन दिया वो गया। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ना 447। लेकिन कहानी इधर तक थोड़ा होती, कंपनी तो बन गई, साला फ्रॉड में बनी है कंपनी। कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी है मुझे, कौन सी दी है? फ्रॉड वाली। तो आगे देखो, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। Where company has got incorporated by furnishing false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact or information in any documents or declaration filed during incorporating, the tribunal on application made to it being satisfied that situation so warrants, the tribunal may on application to it, मैं highlight किया वो देखो वर्ड, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, the tribunal may ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट। तो किसने तो एप्लीकेशन किया होगा ना? कौन एप्लीकेशन करता है इसको? आरओसी। बीइंग सेटिस्फाइड, अगर ट्रिब्यूनल को लगा वो सेटिस्फाइड है तो एप्लीकेशन की सुनवाई आगे करेगा। और उसमें वो क्या करेगा? पांच चीजें करेगा। सबसे पहले वो ऑर्डर पास करेगा, ओके, जिसमें वो बोलेगा आपके एमओए एओए को चेंज करिए।
किसको चेंज करिए? एमओए, क्योंकि आपने जब दिया था तो हमने एमओए एओए उसके हिसाब से देखे थे. तो पास सच ऑर्डर इट थिंक फिट. रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस इफ एनी मेमोरेंडम आर्टिकल्स इन पब्लिक इंटरेस्ट और इन इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड इट्स मेंबर एंड क्रेडिटर्स. तो पहला पॉइंट क्या क्या कर सकता है वो? चेंज ऑफ मैनेजमेंट, चेंज ऑफ एमओए, चेंज ऑफ एओए. सर मैनेजमेंट मतलब डायरेक्टर, तुमने डायरेक्टर अपॉइंट किए थे, निकालो निकालो, चलो चलो चलो, मैं बोल रहा हूं वो बोलेंगे. दूसरा क्या कर सकता है सबसे तोड़, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर को क्या बना देगा? अनलिमिटेड. सालो मेंबर तुमने इंफॉर्मेशन गलत दी थी, तू गलत दिया था ना, चल तेरी लाइबिलिटी क्या हो गई अभी? अनलिमिटेड. यानी ये कंपनी का डूबने का परिस्थिति कभी नहीं आएगा. समझ रहे? मतलब इसका क्रेडिटर कोई भी दुखी नहीं होगा, क्योंकि फॉल्स इंफॉर्मेशन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो दुखी नहीं करना है हमको, सबको पेमेंट करने हैं. डायरेक्ट द रिमूवल द नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनी. ओके आरओसी, चल नाम निकाट, उसका नाम काट, उसका नाम. समझ रहा है? ओके ये है. चौथा पॉइंट देख तो क्या है? वाइंडिंग अप. ओके तो मेरे को बताओ चौथे, तीसरे और चौथे में क्या डिफरेंस होता है? अभी वाइंडिंग अप मैंने तेरे को थोड़ी देर पहले समझा था. वाइंडिंग अप में कौन आएगा? लिक्विडेटर. यानी बोलेगा ये भाई कंपनी के मैनेजमेंट चलो हटो, लिक्विडेटर को लगाओ, एसेट बेचना चालू करो, लाइबिलिटी पे ऑफ करो. तीसरे केस में क्या था? कंपनी के एसेट अच्छे थे, लाइबिलिटी बहुत कम थी, बेचो, खत्म करो, स्ट्राइक ऑफ करो. स्ट्राइक ऑफ मतलब नाम निकाल दो. समझ में आया मालिक? सर तो क्या वाइंडिंग अप में स्ट्राइक ऑफ नहीं होता? होगा, पर वाइंडिंग अप प्रोसेस खत्म होने के बाद. तो तीसरा और चौथा कब सिचुएशन होगी मेरे को बताओ? तीसरी कब होगी? तीसरी स्ट्राइक ऑफ करने कब बोलेगा ट्रिब्यूनल? ट्रिब्यूनल कब बोलेगा तुम्हारा स्ट्राइक ऑफ होना चाहिए? जब तुम्हारे एसेट्स आर मोर देन. और चौथा कब बोलेगा वाइंडिंग अप? जब लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट. तो सिचुएशन समझ में आ रहा है? एंड पांचवा पॉइंट है एनी अदर ऑर्डर इट डिंग फिट. तो मेरे को बताओ कितने ऑर्डर ट्रिब्यूनल पास कर सकता है? तोड़ 5 नाम बता. पहला पॉइंट क्या कर सकता है? एओए, एमओए, मैनेजमेंट, 3 वर्ड, इसको बदलो. दूसरा पॉइंट लाइबिलिटी को अनलिमिटेड बनाओ. तीसरा स्ट्राइक ऑफ करो, स्ट्राइक ऑफ वर्ड चाहिए. चौथा वाइंडिंग अप करो. एंड लास्ट पॉइंट एनी अदर ऑर्डर. एनी अदर ऑर्डर कीवर्ड्स को हाईलाइट किया, गुड इनफ. नहीं तो मेरे मैं जो बता रहा हूं वो हाईलाइट रख लीजिए. एक पहला याद रखना. ओके क्या रखना है? रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट, चेंजेस, ओके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल. लाइबिलिटी को अनलिमिटेड बनाओ. ओके रिमूवल ऑफ नेम, वाइंडिंग अप, सच ऑर्डर्स. ये 5 लिखने चाहिए. पर क्या सामने वाले को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना चाहिए क्या? प्रोवाइजो में मिला है मालिक, प्रोवाइजो में मिला है कि उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा. अपॉर्चुनिटी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा. एंड ट्रिब्यूनल शैल टेक इनटू कंसीडरेशन द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय कंपनी इंक्लूडिंग ऑब्लिगेशंस इफ एनी कॉन्ट्रैक्टेड और पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी. यानी ऐसा हो सकता है ओके कंपनी का किसी थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा और कंपनी 2 महीने के बाद कुछ डिलीवरी करने वाली होगी, और अभी अगर मैंने स्ट्राइक ऑफ बोल दिया तो उनका तो नुकसान हो गया ना. तो वो कंसिडर करेगी, फिर बोलेगी स्ट्राइक ऑफ कब होना चाहिए? 2 महीने बाद. रिमूवल ऑफ नेम कब होना चाहिए? 2 महीने बाद. आई डू थिंक समझ में कुछ आ रहा है? ये बात ये प्रोवाइजो है. सेक्शन 7 ओवर. तो सेक्शन 7 की कहानी में क्या क्या था? थोड़ी इजी है कहानी है. अगर आप अभी रिवाइज करने जाओगे, आप मैं आपको बता रहा हूँ हार्डली 2 मिनट भी नहीं लगेगा बस. और सीक्वेंस के साथ आप रिवाइज कर पाओगे. बस आपको ध्यान रखना है. तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट कुछ फाइल करने हैं 7. उसके बाद COI मिलेगा, उसके बाद आपको CIN मिलेगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट रखने रहेंगे जिंदगी भर. फिर आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी और कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो 447 होगा, वो सब्सक्राइबर जो इनिशियल होगा. ओके उसके बाद अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो फर्स्ट डायरेक्टर और जिसने डिक्लेरेशन दिया उनके अगेंस्ट 447 लगेगा. और इनकॉर्पोरेशन हो गई है उसके बाद ट्रिब्यूनल भी ऑर्डर पास कर सकता है. कितने ऑर्डर? 5. ये 7 पॉइंट में तुम्हारा ये पॉइंट सेक्शन 7 क्लोज होता है. भारत माता की जय. एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके ये पॉइंट आप ध्यान रखिए. सर इसमें कोई पेनल्टी नहीं दी? अभी पेनल्टी तो खतरनाक है ना. कौन सी पेनल्टी है? यही तो है. अरे मतलब तुमने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया तो पेनल्टी है ना. लास्ट 3 पॉइंट क्या है? लास्ट 3 पॉइंट क्या है? पेनल्टी तो है, कॉन्ट्रवेंशन तो है ना मालिक. अच्छा मेरे को बताओ, कोई इधर बोलेगा. ओके चलो इधर लेते हैं. मेरा क्वेश्चन है ओके आपके दिमाग में लग, देखो सेक्शन को थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन बराबर करो. मेरे को बताओ ये 7 पॉइंट देने अपने को. मेरा पहला क्वेश्चन, ये 7 पॉइंट नहीं दिए तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी नहीं. समझ में आया? अगर ये 7 नहीं दिया और उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट की तो हम चोमू नहीं है, आरओसी चोमू है. तो हमारे अगेंस्ट क्या कर रहे हो? आरओसी को देखो तुम जाके. ये समझा? अब मेरा सवाल है 7 दिए और कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई. अब क्वेश्चन है ये 7 जब दिए तो गलत दिए तो क्या होगा? वही तो अपने लास्ट 3 पॉइंट पढ़े ना.
आप मेरे को बताओ ना, ये 7 देने, ये अपने को लॉजिक पक्का क्लियर है सबको? तो मेरा क्वेश्चन है, ये 7 नहीं दिया तो कंपनी इनकॉर्पोरेट, और ये 7 में कुछ गलत दिया तो जो लास्ट के 3 आंसर, और ये 7 पूरे बरोबर दिए तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, जिंदगी जी ले भाई। तो इस सेक्शन की कोई पेनल्टी नहीं है, मतलब पेनल्टी गलत देने की पेनल्टी है। एवरीबॉडी क्लियर? नहीं देने की पेनल्टी हो ही नहीं सकती ना रे। मेरे को बताओ, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो इनकॉर्पोरेट ही नहीं होगा। एवरीबॉडी क्लियर? सर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मतलब समझा दो। ओके मेरे को बताओ, कंपनी को मैंने क्या बोला? ए बेवड़े लोग, नींद वाले जाने लोग। ओके मेरे को बताओ, कंपनी को क्या बोला? तेरा नाम निकाल रहा हूं मैं। ओके ऐसे डायरेक्टली नाम निकाल दो और आरओसी को बोल दो, ऐसा नहीं होगा। कंपनी के डायरेक्टर आएंगे, वो बताएंगे इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन क्यों दी गई थी हमसे, या क्या हुआ, हमसे क्या गलती हुई। अब मेरे को बताओ, ट्रिब्यूनल ने सीधा पहला बोला ए चल नाम निकाल, डायरेक्टर आके बोल रहा है डायरेक्टर सर सुनो तो सही, हमसे गलती नहीं हुई थी, हमारा एक सब्सक्राइबर था वो कमीना था, हमने उसको निकाल दिया है, हमने उसको बोर्ड से भी निकाल दिया, हमने उसको मेंबर से भी निकाल दिया है। अब मेरे को बताओ, वाइंडिंग अप करना बेवकूफी होगी ना? ठीक है चलो एक काम करो, कंपनी को मैं सर्वाइव करने दे रहा हूं, कंपनी को लिमिटेड लाइबिलिटी को अनलिमिटेड बना दो। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, किसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया अपन ने? कंपनी, जिनकी कंपनी को जिसका, अरे उसको जिसको काटना है उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया है। आत्मा क्लियर है? बस ये पॉइंट, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड समझा मालिक? ओके ओके मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था इसके लिए कौन से फॉर्म होते हैं। स्पाइस, अगर स्पाइस का पॉइंट है तो आपको जब ये डॉक्यूमेंट देने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट, कितने डॉक्यूमेंट देने थे? 7, वो 7 डॉक्यूमेंट देने हैं स्पाइस फॉर्म के साथ देने हैं। कौन सा फॉर्म? स्पाइस फॉर्म। इंक 32 करके फॉर्म नंबर होता है, INC इनकॉर्पोरेशन का शॉर्ट फॉर्म। तो इंक करिए उसके स्पाइस फॉर्म है, तो ये आप देख सकते हो स्पाइस फॉर्मेट का है, इसको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके तो भारत माता की जय। तोड़ मालिक क्लियर है क्या इधर तक? पक्का? बढ़े क्या आगे? पक्का? तो मेरे को बताओ, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं थी तब तक तो तुम सब्सक्राइबर थे। कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट हो गई तुम क्या बन गए? मेंबर। तुम और कंपनी एक हो या अलग अलग हो? ये किसने बोला? सेपरेट लीगल एंटिटी बोला किसने? एक्ट ने। कहां पर बोला? वही है आपका सेक्शन 9। रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है? रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है? कंपनी और मेंबर्स क्या हो गए? अलग अलग हो गए, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। ओनर को आपको अलग ट्रीट करना है, मेंबर को अलग ट्रीट करना है, कंपनी को अलग ट्रीट करना है। ऐसा नहीं कि मेंबर अगर जेल में जा रहा है कंपनी को जेल में डालोगे, या कंपनी का कुछ फ्रॉड हुआ मेंबर को पकड़ोगे। कंपनी अलग, मेंबर अलग। मेरा सवाल है, क्या कंपनी अभी एसेट खरीद सकती है? कब खरीद सकती है? इनकॉर्पोरेट होने के बाद या उसके पहले? बाद। क्या उसके ऊपर केस हो सकता है? क्या कंपनी किसी पर केस कर सकती है? सब क्यों कर पा रहे? सेक्शन 9। कौन सा सेक्शन 9 है? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और इसको मैं ऐसे इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन से ज्यादा अच्छे से मैं बोलना चाहूंगा, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी तैयार हो गई। तो सर फिर इसके अंदर क्या पढ़ना है? अभी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट एक पेज तक जाता ही है आंसर थियोरेटिकल, पर इसमें पढ़ना क्या है? केस लॉ दी है, पर उसमें है क्या? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से है और इसके केस लॉ है। अगर इसके केस लॉ के कुछ क्वेश्चन आए तो अपने को काम आ सकता है। तो आत्मा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो बस, मतलब कॉन्सेप्ट मतलब पहले बेस सुन लो। मैं 2-3 सवाल पूछ रहा हूं। होल्डिंग सब्सिडरी याद है क्या? होल्डिंग सब्सिडरी क्या कैसे मालूम पड़ती है होल्डिंग है सब्सिडरी है? ओके एक आया क्रिश का आंसर आया, सर स्पाइस का प्रैक्टिकल करके देखना कैसे होता है। तो इंटर में आना पड़ता बेटा, इंटर की बैच में अपन ये देखते हैं। इंटर की बैच में तो मैं वोटिंग करके भी दिखाता हूं, मतलब मैं वोट करने के लिए शेयर खरीदे। वैसे शेयर वाला इंटरेस्ट में नहीं हूं मेरे को, मतलब मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता। जो मेरे को जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले बड़े बड़े लोग होते हैं, अपन दिहाड़ी मजदूर, अपन गाड़ियों में इन्वेस्ट करते हैं। देखो अगर मैं गाड़ी में इन्वेस्ट नहीं करूं तो जो मार्केट में इन्वेस्ट किया उसका बढ़ेगा कैसे पैसा? अभी मैं थोड़ा सा टेक्निकली सोचो ना यार। अभी अभी इमेजिन करो तुमने यार टाटा में इन्वेस्ट किया है, ओके, तब टाटा का शेयर बढ़ाना जिम्मेदारी तो मेरी बनती ना। अब विनोद सर और प्रशांत सर ने टाटा में इन्वेस्ट, मेरी जिम्मेदारी बनती है रे उनका शेयर का भाव बढ़ाना। तो सर बढ़ेगा कैसे? उनका धंधा तो होना चाहिए। अभी सब लोग के सब लोग शेयर खरीद लेंगे तो मेरे को बता। ओके आपने एक ऐसा मोटिवेशनल देखा होगा आपने इंस्टाग्राम का, रॉयल एनफील्ड 2 लाख, वो 2 लाख की रॉयल एनफील्ड खरीदी, आज उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन उस टाइम पे उसके शेयर खरीद होते, आज एक मर्सिडीज खरीद ली होती। अरे मेरे भाई अगर सारे जन ने ऐसे ही किया होता तो समझ में आ रहा है, आदित्य की जो साइकिल है ना वो भी नहीं आती।
अरे वो उनका शेयर बढ़ने का कारण है कि हमने रॉयल एनफील्ड खरीदी है तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, और कंपनी को प्रॉफिट होने के बाद तो जैगुआर खरीदी, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, रैंगलर खरीदी, कंपनी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, अल्ट्रास खरीदी, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है भाई। महिंद्रा को बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैंने ये जिम्मेदारी ली है, पूरी जिम्मेदारी सर पे उठाई है भाई। मैं 2 वक्त के खाने में से 1 वक्त को कॉम्प्रोमाइज करता हूं, लेकिन गाड़ी छोड़ता नहीं हूं। तो मालिक, एवरीबॉडी क्लियर? तो ये स्पाइस का एक प्रोसेस है, आपको एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, एमसी पे जाके करना पड़ता है। ओके, वो बाद में देखना मालिक। वोटिंग कैसे करते हैं ये भी है। ओके, सब 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 चीजें होती है एमसी पे, आपको ऑनलाइन मिलता है, सारा फैक्टर होता है, देखेंगे। ओके, कब इंटर सर अभी देखना है, तो फिर ये अपने को थोड़ा सा जून जुलाई में करना, मतलब मई जून में देखना चाहिए। नवंबर दिसंबर में आके वो स्पाइस देखोगे या स्पाइस लिखोगे? लिखने में ध्यान दे रहे मेरे भाई, पास होने का अपने को। अगला पॉइंट, ओके नहीं फिर अभी कोई मेरे को ज्ञान चूमेगा। ओके, इधर का भी चेपेगा। वो कल वाला तो पनवेल बोला, मैं तो पनवेल पहुंचा, इसके बाद वो था ही नहीं उधर। मैं तो निकला इधर, क्लास खत्म करके पनवेल गया, मैं फटाफट भाग के साला, मैं बोला उससे मिलता तो नहीं कोई ज्ञान चेपेगा। तो सर आपने तो इसका बताया था सर, किसका, वो इन्फोसिस का आपने एमओए बताया, ये क्यों बताया? फिर मेरा मन किया। तो भाई साहब मेरा ये कहना है, अगर होल्डिंग कंपनी है, सुनो ना, होल्डिंग कंपनी है, कौन सी कंपनी है बेटा? होल्डिंग, और वो सब्सिडरी में 100% इन्वेस्ट करी है, तो वो उसको हम बोलते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी। क्या बोलते हैं? होली ओन्ड। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या सब्सिडरी का अस्तित्व खत्म हो गया क्या? आपको ये समझना है, मेंबर अलग है, कंपनी अलग है। भले ही पूरा का पूरा कोई एक बॉडी कॉर्पोरेट इन्वेस्ट कर रही है, अभी इमेजिन करो ना, इसका लॉजिक ऐसा हो जाएगा, होल्डिंग कंपनी, ये भी होल्डिंग कंपनी है, ऐसा थोड़ा है रे। ओके, इसका 100% इस कंपनी के पास है, होल्डिंग के, इसका मतलब एस का अस्तित्व ही नहीं है। अरे क्या मजाक कर रहा हूं, सेक्शन 9 बोलता है एस का अस्तित्व है। एवरीबॉडी क्लियर? ये टर्मिनोलॉजी आपको समझनी होगी। ओके, आई डू थिंक गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया। ओके, एक कंपनी ले लो, एक्स लिमिटेड, इसके अंदर ओके इंडिया के प्रेसिडेंट है, उनका इन्वेस्टमेंट है। किसका? इंडिया का प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट है, उनका इन्वेस्टमेंट है एक्स लिमिटेड में। इसका मतलब ये नहीं जा रहा है कि एक्स लिमिटेड कोई गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी है। आप समझ रहे हो मालिक? ओके, मालिक इंटरप्रिटेशन ये है कि मेंबर अलग है, कंपनी अलग है। ओके, ये लॉजिक में मिक्स मत करो कि कंपनी और मेंबर को सेम रखो। आत्मा क्लियर? और इसका बेस बेंचमार्क केस लॉ कौन सा है? सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन। लेकिन उसका सेक्शन कौन सा है? 9। सेक्शन 9 बोलता है। ओके, तो इनकॉर्पोरेशन किसमें होता है? इनकॉर्पोरेशन किसमें होता है? ए मेरे मरे हुए आत्मा, इनकॉर्पोरेशन किसमें होता है? 7। ओके, फिर और कंपनी फॉर्म होने के बाद कंपनी और मेंबर अलग होते हैं, वो कौन से उसमें होता है? 9। 8 किधर गया? फिर 8 किधर तो गया ना। अबे कल पढ़ा ना, सेक्शन 8 कंपनी है। अरे सेक्शन 8 कंपनी याद आया क्या रे? सेक्शन 8 कंपनी चैरिटी पर्पस, याद आया ना? तो 7, 8, 9 वी हैव डन। 7, 8, 7 इनकॉर्पोरेशन, 8 सेक्शन 8, 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन करते हो कंपनी का, उसका इफेक्ट क्या है? और 2-3 केस लॉ है जो मैंने आपको समझाया अभी। ओके, तो इसको ये केस लॉ पहले आप फटाफट पढ़ लीजिए। ओके, पहला वाला पॉइंट ये लाइन से पढ़िए, जो मैं बोल रहा हूँ उतना ही पढ़िए, ज्यादा हेडेक मत करिए इसमें। From the date of incorporation mentioned in certificate, the company become a legal person separate from incorporators, and there come existence in a binding contract between company and its member, as evidenced by memorandum and article. Harinagar Sugar Mills versus SS झुनझुनवाला। झुनझुनवाला। आगे ये आपको समझना जरूरी है। एमओए और एओए, एमओए और ये, अच्छा कंपनी की औकात किस में लिखी हुई है? एमओए। ओके, और एमओए बनाने वाले कौन थे? सब्सक्राइबर्स। और अभी एमओए को कंट्रोल कौन करते हैं? नहीं, कौन? डायरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं एमओए को? नहीं, मैंने क्या बोला था, एमओए को अगर चेंज करना है किससे पूछना पड़ेगा? डायरेक्टली डायरेक्टर चेंज कर देगा क्या एमओए? नहीं, मेंबर। और वो भी क्या लगेगा? ओआर या एसआर? एसआर। वो भी क्या लगेगा? एसआर। एवरीबॉडी क्लियर? बस ये बोलते हैं, बस ये पॉइंट है। यानी एमओए एओए इज एन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड मेंबर्स। एक केस याद रखिए,
अगला पॉइंटर, ओके ये केस देखिए, अगला केस, अ लीगल पर्सनालिटी इमर्ज फ्रॉम द मोमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एंड फ्रॉम द मोमेंट ऑफ पर्सन सब्सक्राइबिंग टू मेमोरेंडम एंड अदर पर्सन ज्वाइनिंग एज ए members are regarded as body corporate or corporation in aggregate and legal person begins to function as an entity. वाह, उसका जन्म हो जाता है. A company's registration acquires separate existence and law recognizes its legal person distinct from its member. State trading company versus commercial tax officer. गया तेल लेने. ये दोनों में आपको क्या समझा? सेलोमन वर्सेस सेलोमन ही तो है. ओके, यानी कंपनी और मेंबर दोनों सेम है, अलग अलग है. तो ये दोनों बस मैंने आपको हाईलाइट करके दे दिया कि दो केस थे. तो ये दो केस आई डोंट एक्सपेक्ट इन एग्जामिनेशन, बट हाईलाइट कर दिया ताकि आपको रीड करने हैं. पर अगले दो वर्थ अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग. अगले दो जो मैं बता रहा हूं, स्पेंसर कंपनी, ये वाला पॉइंट वर्थ अंडरस्टैंडिंग. समझने की कोशिश करो, मैं जो डिस्कशन कर रहा हूं आराम से. येलो मार्क किया है वो वर्थ है. ओके, it may be noted that under provision of company act a company may purchase shares of another company and thus become a controlling company. मतलब येलो में जो मैंने बोला वो होल्डिंग कंपनी बोल रहे ना. However, merely because a company purchases all share of another company, it will not serve as a mean of putting end to corporate character of another company, and each company is a separate. क्या इंटरप्रिटेशन समझ में आया? क्लियर? तो अगर कोई कंपनी है जो होल्डिंग 100% इन्वेस्ट किया हुआ है, तो क्या एस खत्म है? क्या एस अलग है, एच अलग है. ओके, कौन से केस में आया था? स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड मद्रास वर्सेस सीडब्ल्यूटी मद्रास, कमिश्नर वाला कॉन्सेप्ट है. तो ये नाम याद रखना, स्पेंसर लिमिटेड, स्पेंसर. आत्मा क्लियर? सेलोमेन वर्सेस सेलोमेन, सेपरेट लीगल एंटिटी. होल्डिंग सब्सिडी का 100% स्पेंसर. एंड तीसरा पॉइंट, प्रेसिडेंट. ओके, हेवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. As stated above, the law recognize such company as a juridic person, separate and distinct from its member. The mere fact that entire share capital has been contributed by the central government and all its shares are held by President of India and other officer of central government does not make any difference between the position of registered company and does not make a company an agent either of President or central government. समझ में आया? ओके, गवर्नमेंट कंपनी एजेंट नहीं है उनकी. कंपनी सेपरेट कंपनी, आप उसको गवर्नमेंट का स्टेटस दे सकते हो, लेकिन क्या वो एजेंट हो गई क्या प्रेसिडेंट की? ये इंटरप्रिटेशन है. तो केस लॉ का नाम क्या है? हेवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. बेस्ट ऑप्शन है स्टेट ऑफ बिहार. बिहार का याद रखने का. तो तीन नाम जो सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए है, सेलोमेन वर्सेस सेलोमेन, स्पेंसर एंड बिहार, स्टेट ऑफ बिहार. आत्मा क्लियर? ये तीन नाम याद रखो, ये तीन को याद रखो भाई मालिक. तो सर ऊपर के दो ग्रीन कलर में हाईलाइट किए, रीड मानना है, रीड मानो, याद रहा तो रखो, नहीं तो छोड़ दो भाई, अपने को क्या, तुम्हारी मर्जी. ओके, अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट, इसको मैं स्क्रीन पे लिख देता हूं, सारी आत्मा मेरे साथ रही है. पांचवें पॉइंट को मैं खत्म कर रहा हूं स्क्रीन पे, सबकी आत्मा इधर. ओके, पहला नाम ऑथराइज कैपिटल. सबने सुना है ऑथराइज कैपिटल? सर कौन से होते हैं ऑथराइज कैपिटल? जो किसमें लिखा होता है? एमओए में. ओके, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, 20 करोड़ ऑफ 10 रुपया ईच. ओके, ईच. तो कितना ऑथराइज कैपिटल है? 200 करोड़. सब लोग का सही जा रहा है? एवरीबॉडी? ओके सर, स्पेंसर एक बार फिर मैं लास्ट में करता हूं, स्पेंसर को एक बार मैं वापस बता रहा हूं, स्पेंसर वाला कॉन्सेप्ट. सारी आत्मा इधर, मेरे ख्याल से बरोबर है, करे एवरीबॉडी? ठीक है, ये ऑथराइज. दूसरा कैपिटल याद रखो, सब्सक्राइब कैपिटल. कौन सा कैपिटल? सब्सक्राइब कैपिटल. सर सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? सुनिए, मैंने आपको शेयर्स देने के लिए मैंने आपको एक प्रोस्पेक्टस दिया या एक ऑफर लेटर दिया, प्रोस्पेक्टस के जैसा फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन दिया. मैंने आपको बोला मैं शेयर देने वाला हूं रे भाई, मैं शेयर इशू करने वाला हूं. आपको क्या करने वाला हूं? शेयर इशू करने वाला हूं. तो तुम्हारे ऊपर है, एक फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन मैंने रख दिया है, तुम आओ मुझे ऑफर करो, मैं देखता हूं मैं तुमको इशू कर सकता हूं कि नहीं कर सकता. तो जितना मैं तुम्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं, ओके, जितना मैं तुम्हें क्या करने के लिए बोलता हूं? सब्सक्राइब, वो होता है सब्सक्राइब कैपिटल. एग्जांपल, ओके, सब्सक्राइब कैपिटल लेते हैं 10 करोड़. 10 करोड़ शेयर 10 रुपए की ईच. कितना हुआ ये? 100 करोड़. 100 करोड़ मेरा सब्सक्राइब कैपिटल है. तो क्या 100 करोड़ मैंने लोगों को दिया? नहीं. सब्सक्राइब मतलब मैं सब्सक्रिप्शन के लिए बुला रहा हूं आपसे. लेकिन ओके सर, एक पॉइंट याद रखना, प्रोस्पेक्टस मैंने दिया, करोड़ों लोग आ रहे हैं, अरे पर मेरे को तो 100 ही शेयर देने थे.
तो क्या करोड़ शेयर दूंगा क्या मैं? नहीं, मिल रहे पैसे ले लो। अरे क्या लेके करना क्या कंपनी को पैसे? इसीलिए 10 करोड़ मेरे पास सब्सक्राइब हुआ, लेकिन मेरे को सिर्फ 8 करोड़ शेयर इश्यू करने थे। तो इसको हम बोलते हैं कौन सा कैपिटल? इशूड कैपिटल। कौन सा कैपिटल मालिक? इशूड। 8 करोड़ इंटू 10 रुपीज ईच, और इशूड कैपिटल कितना है? 80 करोड़। 80 करोड़। एवरीबॉडी क्लियर? मेरा क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है सब्सक्राइब और इशूड में? इशूड और सब्सक्राइब के बीच में क्या डिफरेंस है? आप लोगों ने जो एप्लीकेशन दी है वो क्या था? सब्सक्राइब। समझ में आया? आप लोगों ने मुझे एप्लीकेशन दी है, क्या था? सब्सक्राइब। पर मेरे को उतने देने ही नहीं थे आपको। समझ में कुछ आया? ओके, मेरे को देने थे, उससे कम देने थे, दैट इज कॉल्ड इशूड। इशूड मतलब क्या? जितना दिया। किसने दिया? ये कंपनी। मतलब कौन? डायरेक्टर्स। इसको बोलते हैं अलॉटमेंट। सुना होगा तुमने, कभी सुना है कि अलॉटमेंट? अलॉट करते हैं। एग्जाम्पल 100 लोग हैं, ओके, मेरे को आप बताइए किसको किसको शेयर चाहिए। आप सब 100 जन के फॉर्म आए, पर मेरे को खाली अलॉट 80 को करना था। प्राइवेट कंपनी 200 का पॉइंट, मेरे को खाली अलॉट कितने को करना था? 80, पर आए कितने? 100। तो इशू सब्सक्राइब कितने होंगे? 100, और इशूड कितने होंगे? 80। एग्जाम्पल कॉन्टेक्स्ट समझा क्या मालिक? ओके सर, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? ये शेड्यूल 3 के हिसाब से अपने बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर्स चाहिए। ये बैलेंस शीट के टोटल में ऐड होता है क्या? नहीं रे, ये बैलेंस शीट के टोटल में नहीं होता है, नोट्स में डिस्क्लोजर है। तो फिर बैलेंस शीट के टोटल में क्या जाता? इशूड के बाद वाला। आराम से, ओके, उसको हम बोलते हैं आराम से। और एक डिस्क्लोजर बचा है, कॉल्ड अप मनी। क्या हुआ? कॉल्ड अप कैपिटल। अब मेरे को बताओ, कॉल्ड अप कैपिटल और इशूड कैपिटल में डिफरेंस क्या है? नहीं मालूम? अकाउंट्स में है ना? ओके, क्या रहेगा? 8 करोड़ ही रहेगा ना ये तो। 8 करोड़ शेयर, और मैंने 4 रुपया मंगाया, समझा? 4 रुपया इज कॉल्ड अप मनी। सर इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया, लेकिन मेरे को अभी एट प्रेजेंट कितना चाहिए? 4। 3 महीने के बाद मुझे और 4 लगेगा, तब मैं 3 महीने के बाद वापस मैं आपको कॉल अप करूंगा। फिर उसके और 3 महीने के बाद मेरे को 2 रुपया लगेगा, तब मैं और मंगा लूंगा। आत्मा समझा? तो कॉल्ड अप मनी कितना हुआ मेरे को बताओ? 8 इंटू 4, 32 करोड़। झेपा क्या मालिक? ये कौन सा कैपिटल? कॉल्ड अप कैपिटल। क्या ये मेरे बैलेंस शीट में टोटल में ऐड होएगा? नहीं, बैलेंस शीट में होएगा, वो होगा पेड अप कैपिटल। आत्मा क्लियर? अब पेड अप कैपिटल कौन सा होता है मेरे को बताओ? ओके, पेड अप कैपिटल कितना होता है मालिक? पेड अप कैपिटल 8 करोड़ होंगे, 4 रुपीज ही होगा, 32 होगा, लेकिन कुछ माइनस होता है। समझ में आया? नहीं समझा? समझा? यानी पेड अप शेयर कैपिटल इज कॉल्ड अप कैपिटल माइनस एरियर्स। एग्जाम्पल में बोल रहा हूं, सपोज इसमें से 50,000 शेयर एक मिस्टर ए के पास है, उसने एक भी रुपया नहीं दिया। ओके, नॉट गिवन सिंगल रुपी। ओके, अब मेरे को बता, बस यही एक एरियर वाला है, बाकी कुछ नहीं है। तो मेरे को तो माइनस कितना करूं? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हुआ? 2 लाख। 32 करोड़ माइनस 2 लाख रुपीज। समझ में कुछ आया? इज इक्वल टू जो भी आएगा वो आपके लिए फिगर होगा, दैट इज कॉल्ड पेड अप शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट के जो टोटल करते हैं ना, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड, उसमें इसका टोटल करते हैं, क्योंकि मेरे बैंक में इतना ही आएगा ना। आत्मा क्लियर? तो कितने प्रकार के कैपिटल है? 5। नाम बता फटाफट। ऑथराइज, इशूड, कॉल्ड अप, पेड अप। आई नो ये आपका अकाउंट में हो गया, लेकिन मैंने अपने तरीके से बता दिया ताकि आपको कोई डाउट रहा। समझ में आ गया मालिक? क्वेश्चन क्या था इसे? क्वेश्चन क्या था? 5वां पॉइंट पर क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। भारत माता की जय। गया मालिक? एवरीबॉडी इसको रीड मार लेना, बट कॉन्सेप्ट ये है मालिक। आत्मा क्लियर? तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगला पढ़ाओ, शेयर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल कितने हैं? 5। शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। एक कौन सा होता है मालिक? इक्विटी। और एक कौन सा होता है बेटा? प्रेफरेंस शेयर्स। सर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस होता है? प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी के ऊपर प्रेफर किया जाता है। किस सिलसिले में? 2 चीज के, एक तो डिविडेंड देते वक्त और एक वाइंडिंग अप के वक्त। आत्मा क्लियर? दो ही टाइम अपन क्या करते हैं? प्रेफरेंशियल को प्रेफरेंस देते हैं, प्रेफरेंस को प्रेफरेंस देते हैं। कौन से 2 चीज में? डिविडेंड देते वक्त और वाइंडिंग में। मेरे को बताओ, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपलसरी डिविडेंड किसको मिलना है?
कंपलसरी में। देखो लॉस हुआ तो डिविडेंड को भी नहीं दे, मतलब प्रेफरेंस को भी नहीं देते अपन। ओके। और अब जब सीए इंटर में जाओगे, पता नहीं है अकाउंट्स में है कि नहीं, अगर आपका 2 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड पेंडिंग है तो फिर तो वो प्रेफरेंस होल्डर हर मीटिंग में आ जाएगा, ऐसा भी है। लेकिन अभी के लिए टेक्निकली ये समझो, प्रेफरेंस को हम कौन सी मीटिंग में बुला सकते हैं? सिर्फ वो मीटिंग जिसमें उनका राइट्स अफेक्ट होता है। तो कौन सी मीटिंग में उनका राइट्स अफेक्ट होता है? जिस मीटिंग में उनको डिविडेंड देने का डिस्कशन कर रहे हैं, या जिस मीटिंग में हम वाइंडिंग अप का डिस्कशन कर रहे हैं, उसी मीटिंग में आके वो वोट कर सकते हैं। उसी मीटिंग में आके वो क्या कर सकते हैं बेटा? वोट, बाकी नहीं कर सकते। इज दैट पॉइंट क्लियर? किसकी बात किया मैंने? किसकी बात किया? प्रेफरेंस शेयर्स। एवरीबॉडी क्लियर? तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में पहला डिफरेंस क्या है? प्रेफरेंस को इज्जत दी जाती है इक्विटी के ऊपर। ठीक है मालिक? ठीक है। इक्विटी शेयर में भी 2 प्रकार होते हैं सर। कौन से 2 प्रकार? एक होता है सिंपल वोटिंग राइट्स और एक होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। सर व्हाट इज द सिंपल वोटिंग राइट्स? सिंपल वोटिंग राइट्स मतलब जिसमें एक शेयर एक वोट, एक शेयर। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मतलब एक शेयर एक वोट नहीं, कुछ अलग ही होगा, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एक शेयर ओके 5 वोट, एक शेयर ओके उसका 0.10% वोट, 0.10 वोट। जब एक शेयर को एक वोट ना देकर, एक शेयर को एक वोट ना देकर मैं कुछ देता हूं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो आपने इक्विटी शेयर में 2 तरह के हैं। कौन से 2 तरीके हैं मालिक? ओके, सिंपल वोटिंग राइट्स, इसको नाम दिया गया है यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स। आत्मा क्लियर? और डिफरेंशियल में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। यूजुअली ये सिंपल वोटिंग राइट्स को वैनिला फ्लेवर बोलते हैं। वैनिला वैनिला वैनिला। ओके वैनिला क्योंकि प्लेन प्लेन वोटिंग राइट्स, इसलिए वैनिला यूज किया जाता है, वैनिला फ्लेवर। आत्मा क्लियर? ठीक है। कौन सा डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स और सिंपल वोटिंग राइट्स में क्या डिफरेंस है मालिक? एक शेयर का एक वोट, किसमें? सिंपल में। एक शेयर का वोट कुछ अलग होगा, या तो ज्यादा भी होगा या कम भी होगा, दैट इज डिफरेंशियल। क्या है अपनी इंडिया में डाला हुआ है? यस, टाटा मोटर्स है, जिन्होंने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के दिए हुए हैं मालिक शेयर्स। ओके बहुत बार दिए हुए, 2005 में 2008 में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, उसमें एक शेयर 0.10% वोट खाली हुई, वो शेयर का पूरा वोट नहीं था। तो अब मेरे को बताओ, अगर एक शेयर 10 रुपए का है, ओके एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। अब मेरे को बताओ डिफरेंशियल वोटिंग वाला राइट्स वाला शेयर कितने में बिकेगा? अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में अगर वोटिंग राइट ज्यादा है तो ज्यादा में बिके, महंगा बिकेगा फिर वो, और कम रहा तो सस्ता बिकेगा। ट्रेडिंग करने का लॉजिक बैठता उसमें। तो सर ये अपने को ध्यान रखना पड़ता है, मतलब ये लॉजिक बैठता है, ये पॉइंट पॉइंट बिठाना पड़ता है। भारत माता की जय। जेपा के मालिक? अरे हाँ या ना? ठीक है। सर मेरा एक सवाल आता है, ये शेयर्स होते क्या है कंपनी में? ये शेयर्स होते क्या है? मतलब कंपनी में ये शेयर्स, अगर मैं शेयर कैपिटल लिखा रहा हूं, मेरा शेयर है कंपनी में, तो इसका मतलब क्या इंटरप्रिटेशन है? इसका मतलब मेरा पैसा है कंपनी में, लेकिन रेदर देन इसको इंटरप्रिटेशन इस तरह से करो, ओके कंपनी के इसमें ये आपका पैसा है हम समझे, पर आप लायबल हो कंपनी के लिए। यू हैव ए सम ऑफ मनी इन कंपनी, आई नो, बट यू आर लायबल टू कंपनी ऑल्सो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वन मालिक। तो अब सवाल उठता है, एक 2-3 पॉइंट में जब मैं प्रेफरेंस की बात कर रहा हूं, तो प्रेफरेंस के लिए याद रखना, प्लीज अंडरस्टैंड, लिसन केयरफुली, एक थोड़ी सी पॉइंट को बढ़ा रहा हूं मैं अभी। ओके अच्छा एक एग्जांपल ही दिखा देता हूं, 1 मिनट स्क्रीन पे देखिए मालिक। प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? मेरा क्वेश्चन है प्रेफरेंस शेयर कैसे होते हैं? दो में ज्यादा एडवांटेज दे रहे हैं। किसमें 2 में ज्यादा एडवांटेज दे रहे हैं? डिविडेंड में, वाइंडिंग अप में। आत्मा क्लियर? ये 2 में अगर मैं आपको एडवांटेज देता हूं, इसका नंबर, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर है। ये दोनों में अगर मैं आपको एडवांटेज देता हूं, एक और एक कॉन्सेप्ट होता है डीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स। कौन सा था बेटा? डीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स। क्या आपने कभी पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर सुने थे क्या? व्हाट इज पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर्स? मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं, मैनेजमेंट का नहीं, पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर्स। परफेक्ट, सरप्लस में भी वो रोल प्ले करेगा। मतलब आप समझो शुरू, हाँ एग्जांपल समझो समझो समझो, सुनो। एक्स ये मेरा टोटल प्रॉफिट है, सपोज टोटल प्रॉफिट है। अब एक्स माइनस मैंने वाई दिया, ये था डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर,
एवरीबडी? ओके, ये y हो गया। इसके बाद जो बचा वो x माइनस वाई है। अब मैं ये किसको दूंगा? अभी इसके पैसा इसमें से डिविडेंड किसको दूंगा? इक्विटी। तो मैंने z दिया किसको? इक्विटी को। भारत माता की जय। समझ में आया? z है, डिविडेंड भी इक्विटी को दिया। अब मेरे पास भी फिर भी बैलेंस बच रहा है, x माइनस वाई माइनस जेड। इसके बाद भी बैलेंस समझा समझो। और अब मेरे को वापस डिविडेंड देना है, और मैं इक्विटी को ही दे रहा हूं, पर मैं प्रेफरेंस को भी देता हूं और इक्विटी को भी देता हूं, दोनों को दे रहा हूं। ये होने के बाद इसमें से भी इक्विटी प्लस प्रेफरेंस मैं उनको प्रोपोर्शनेट दे रहा हूं, कुछ प्रोपोर्शन पे दे रहा हूं मैं, यानी प्रेफरेंस को वापस लेके आया मैं। इस ऐसे तरह के प्रेफरेंशियर को हम अकाउंट्स में बोलते हैं पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंशियर्स, और लॉ में बोलते हैं डीम्ड प्रेफरेंशियर्स। मैं आपको समझा रहा हूं सर। और एक एग्जांपल, दो तीन एग्जांपल दे रहा हूं, आराम से जाइए। ओके, मेरे ख्याल से समझने की कोशिश करो। ओके, एक एक्स प्रॉफिट है मेरा, मैंने वाई माइनस किया, ये क्या था? वाई डिविडेंड टू प्रेफरेंशियल। फिर एक्स माइनस वाई मेरा बैलेंस बचा। फिर जेड, मैंने किसको डिविडेंड दिया? इक्विटी को। आत्मा क्लियर? डिविडेंड किसको दिया? इक्विटी को। सब लोग मेरे साथ अगर है। फिर अब मेरे को बताओ, मेरे पास उसके बाद भी बैलेंस तो बचा ही है ना? नहीं, हाँ ना। अब ये बैलेंस मैंने दो जन को दिया, किसको? इक्विटी को। अच्छा मेरे को बताओ, ये बैलेंस एक्स माइनस वाई माइनस जेड तो खाली इक्विटी को ही जाना चाहिए था, खाली उनको ही जाना, क्योंकि अरे वो लोग इन्वेस्टर है यार मेन। ओके, प्रेफरेंशियल जोड़ना है, लेकिन मैंने ऐसे प्रेफरेंशियल इशू किए हैं जिनको बोला पहले तेरे को मैं डिविडेंड दूंगा, फिर इक्विटी को भी डिविडेंड दूंगा, फिर उसके बाद जो बचेगा उसके बाद भी जब इक्विटी को और तेरे को दूंगा ना तो तेरे को भी दूंगा। यानी तेरे को डिविडेंड कितनी बार मिलेगा? 2 बार। तो अभी ये कौन सा शेयर हो गया सर? ये होते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में पार्टिसिपेटरी, लॉ की लैंग्वेज में डीम्ड प्रेफरेंशियल्स। आत्मा क्लियर? नहीं, ठीक है। तो मेरे को एग्जांपल बताओ। वाइंडिंग अप हुआ, वाइंडिंग अप हुआ, वाइंडिंग अप हुआ। ओके, 100 करोड़ रुपया अपने पास आया एसेट बेच के। ओके, हमने सिक्योर्ड क्रेडिटर पहले पे किया, मालूम है ना? फिर सिक्योर्ड के बाद अनसिक्योर्ड। अब किसको पे करेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स। अब एज्यूम करो प्रेफरेंस शेयर 10 करोड़ के है और इक्विटी शेयर 30 करोड़ के है। तो मेरे को तो पहले माइनस क्या करूं? 10 करोड़ माइनस करूं प्रेफरेंस शेयर्स का, एवरीबॉडी, बचा 90 करोड़। टेक्निकली स्पीकिंग ये 90 का 90 किसको जाता था? बस टेक्निकली स्पीकिंग ऐसे ही था ना। लेकिन अगर मैंने डीम्ड प्रेफरेंशियल इशू किए होंगे ना तो ऐसा नहीं होता। फिर डीम्ड प्रेफरेंशियल इशू किए होंगे ना तो ऐसा नहीं होता। फिर क्या होगा मालिक? मैं पहले माइनस करूंगा कितना करोड़? 30 करोड़, जो इक्विटी है हमारा, इक्विटी है। तो मेरा कितना बचा? 60। अब ये 60 करोड़ दो इसमें डिवाइड करूंगा, किसमें? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। समझ में कुछ आया? अब ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन से हुए? डीम्ड प्रेफरेंस। लॉ की नजरों में, अकाउंट्स की नजरों में पार्टिसिपेटरी। मेरे ख्याल से भारत माता की जय। समझा मालिक? एवरीबॉडी? तो कितने काइंड्स ऑफ कैपिटल है? 2। इक्विटी, प्रेफरेंस। इक्विटी कितने प्रकार का है? 2। सिंपल, डिफरेंशियल। और प्रेफरेंस कितने प्रकार के हैं? 2। अगर मैं अकाउंट्स की लैंग्वेज यूज करूं तो पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी। नॉन पार्टिसिपेटरी वो क्या होते हैं? पहले डिविडेंड लेके घर पे भाग जाते हैं। पार्टिसिपेटरी डिविडेंड लेते हैं, उसके बाद भी रुकते हैं और वापस कुछ मिलेगा। अच्छा, कौन से महंगे होंगे? पार्टिसिपेटरी महंगे होंगे या पार्टिसिपेटरी महंगे होंगे या डीम्ड वाले नॉन पार्टिसिपेटरी महंगे होंगे? पार्टिसिपेटरी। नॉन पार्टिसिपेटरी वाले सस्ते होंगे रिलेटिवली। एवरीबॉडी क्लियर? क्योंकि उनको ज्यादा भी तो मिलेगा इन्वेस्टमेंट। ये कॉन्सेप्ट होता है डीम पार्टिसिपेटरी, डीम प्रेफरेंशियल। भारत माता की, समझा मालिक? ये सेक्शन है 43। सेक्शन कौन सा है? 43। बीच में 3 छोटे छोटे सेक्शन दिए, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन क्या बोला मैंने? 43। तो सेक्शन 43 का नाम आराम से पढ़ने को मैं पढ़ूंगा, साथ में पढ़ूंगा, अपडेट करेंगे। 2 मिनट मेरे को फटाफट बता दो। सेक्शन 43 का मतलब क्या? काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। 43 का मतलब काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल आर देयर? 2। इक्विटी, प्रेफरेंस। इक्विटी में कितने हैं? 2। सिंपल एंड डिफरेंशियल। एंड प्रेफरेंस में कितने हैं? एक प्रेफरेंस है और एक डीम प्रेफरेंस है। एक प्रेफरेंस है और एक डीम प्रेफरेंस है। डीम प्रेफरेंस में याद रखना, ओवर एंड अबाउ द डिविडेंड व्हिच हैज ऑलरेडी रिसीव्ड। क्या बोला मैंने? ओवर एंड अबाउ डिविडेंड व्हिच ऑलरेडी रिसीव्ड, यू विल रिव्यू एसी एक्स्ट्रा डिविडेंड। ओवर एंड अबाउ, ओवर एंड अबाउ बोल रहा हूं मैं, यानी आपको जो पहले मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपको लास्ट में वापस मिल सकता है लास्ट वाला, क्योंकि सरप्लस बचना चाहिए ना। तोड़ मालिक तोड़, झेपा क्या? पक्का?
तो मेरे को बताओ डीम प्रेफरेंस शेयर को ओवर एंड अबव कब मिलता है? दो केसेस मैंने समझा स्क्रीन पे, एक तो डिविडेंड, एक तो वाइंडिंग अप। तो डिविडेंड में ओवर एंड अबव कब मिलता है? बताओ आंसर। ओवर एंड अबाउ जो आपको ऑलरेडी डिविडेंड मिल चुका होगा और इक्विटी पे करने के बाद कुछ बचा होगा उसमें से। वाइंडिंग अप में ओवर एंड अबाउ कब मिलेगा? आपको पहले पे कर चुके होंगे ओवर एंड अबाउ दैट, उसके बाद किसको पे किया जाएगा? इक्विटी, फिर उसके बाद जो बचा तो फिर आपको भी पे किया जाएगा। भारत माता की जय, झेपा के मालिक। एवरीबॉडी, कोई डाउट इधर तक? पक्का लॉजी बेटा। सेक्शन कौन सा? 43। सेक्शन 44 45 दो दो लाइन के आंसर है, मतलब ही नहीं है कुछ, उसको याद भी रखने की जरूरत नहीं है, बस नाम समझ लो। सर ये शेयर है, शेयर मेरे हाथ में, ये शेयर है, ये शेयर सर्टिफिकेट है, ये शेयर सर्टिफिकेट है। सर किसके शेयर है? ओके कोई तो है, टारगेट कंपनी का शेयर है। ओके इसको बोलते हैं हम शेयर सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं? जब इंटर में आओगे तब मालूम पड़ेगा, ये शेयर सर्टिफिकेट फट चुके हैं सब डीमैट में। ये सिर्फ प्राइवेट कंपनी में है। किसमें? प्राइवेट कंपनी, अभी भी वैलिड है। ओके एवरीबॉडी क्लियर? वो तो बंद ही है पहले से 5 मिनट में। तो ये तो इधर ध्यान दे रहे भाई, मेरे मेरे इधर है। ये कौन से कंपनी का है? प्राइवेट। एवरीबॉडी विथ मी? पक्का? ठीक है। ये शेयर सर्टिफिकेट, ये कौन मुझे देगा? कंपनी। ये कौन मुझे देगा? पक्का? ठीक है। अब एक ये जो कंपनी मुझे देती है, ओके ये शेयर है, ये शेयर ओके बोला जाता है, सेक्शन 44 बोलता है ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? मूवेबल, इमूवेबल नहीं है। तो अगर ये मूवेबल प्रॉपर्टी है तो ये ट्रांसफरेबल भी है। तो सेक्शन 44 के हिसाब से शेयर्स आर मूवेबल एंड ट्रांसफरेबल। समझ में आया मालिक? कौन बोलता है मूवेबल ट्रांसफरेबल? 44। आत्मा क्लियर? लेकिन 44 पे थोड़ा सा ध्यान देना। 44 में जब बोला हुआ है, ओके याद रखना, ओके 44 की तरह कौन से पेज पे रहे? ये रहा। ओके एक थोड़ा सा नोट करने लायक है, कंपनीज एक्ट, द शेयर्स और डिबेंचर्स बोला है मैंने। क्या बोला है? शेयर्स और डिबेंचर्स। कौन सी कॉपी है? ओके कौन सी ये प्रॉपर्टी है? मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज ट्रांसफरेबल। झेप आ गया मालिक? एवरीबॉडी? रवि पूछता है कैन बिग मेंबर्स गेट डिविडेंड प्राइवेटली विदाउट पेइंग टू पब्लिक शेयर होल्डर? पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो फ्रॉड होगा और कंपनी के अगेंस्ट और डायरेक्टर के अगेंस्ट बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। क्रिमिनल लाइबिलिटी मानी जाती है ये, क्रिमिनल लाइबिलिटी मानी जाती है कि आपसे जो दूसरे होल्डर से छुपा के दूसरे को डिविडेंड देने का, बड़े होल्डर को डिविडेंड देने का, बाकी किसी को डिविडेंड नहीं देने का, क्रिमिनल लाइबिलिटी। हाँ ठीक है। वैसे अभी अपने पर्स में ऐसे कोई बहुत सारा पैसा बचा नहीं है, गरीबी चल रही है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा ये मेरे पास 200 रुपये की 2 नोट है, तो हाँ देर को देना, दे दूंगा, मैं तेरे को दे दूंगा। ये 200 रुपये की 2 नोट में क्या नंबर लिखा है? क्यों? नंबर है ना, नोट नंबर है ना, नोट नंबर है ना, ऐसा क्यों? आइडेंटिफिकेशन मतलब इससे क्या होगा, क्या फर्क होगा? अगर मैं आपको नोट देता हूँ, आपके पास नोट है तो यूनिक नंबर है, फ्रॉड नहीं होगा। अब इमेजिन करो इसमें नोट नंबर होते ही नहीं है, तो रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं? दिमाग चल रहा है? अब इमेजिन करो अगर मैं इसको बैंक में डिपॉजिट करता हूँ, ये मेरे पास है, तो अगर बोलूंगा मेरे पास 400 रुपये है, तो मेरे पास जब 400 रुपये तो इसके नंबर है, इसके मेरे के ऑथेंटिकेशन के मेरे पास 400 रुपये है, तो मेरे पास 2 अलग अलग नंबर रहेंगे। ओके अगर ये मैं बैंक में डिपॉजिट करता हूँ तो मेरे बैंक अकाउंट में दिखेगा कि 400 रुपये है। 400 400 रुपये कितना दिखेगा? 400 रुपया, 400 रुपया दिखेगा। ओके अब मेरे को बताओ, जब ये 400 रुपये दिखेगा बैंक में, क्या बैंक में ऐसा लिखा जाएगा ये 400 रुपये में 200 रुपये की नोट का नंबर 247275 है और ये यही नोट अमिता तेरी की और किसी को देनी नहीं चाहिए, ऐसा होगा क्या? समझा? शेयर सर्टिफिकेट में भी ऐसा ही होता है। जब आपको कोई फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, यानी एग्जांपल प्राइवेट कंपनी खाली देती है फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, ओके अगर ये मेरे को टारगेट कंपनी ने मेरे को फिजिकल सर्टिफिकेट दी है तो इस पर नंबरिंग होना जरूरी है, नहीं तो ये मालूम ही नहीं पड़ेगा शेयर सर्टिफिकेट किसका है। क्या होना जरूरी है? नंबरिंग। लेकिन जैसे ही ये शेयर फिजिकल सर्टिफिकेट हटा दो और आप ये शेयर सर्टिफिकेट किस में रखो? डीमैट, तो डीमैट में कोई भी शेयर सर्टिफिकेट का नंबर नहीं होता है। सेक्शन 45।
सेक्शन 45 क्या बोलता है? 45 पढ़ी है? ओके, क्या लिखा है 45 में? सेक्शन 45 प्रोवाइड्स एवरी शेयर इन ए कंपनी हैविंग शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स, समझ में आया? नंबरिंग होना बहुत जरूरी है, डिस्टिंक्टिव नंबरिंग होना चाहिए। नहीं हुआ तो अरे कंफ्यूज है ना, वो शेयर नंबर 1 किसका है, मेरा है कि तेरा है? नहीं समझा? समझा? ओके, दिस इंप्लाइज दैट एवरी शेयर शैल बी नंबर्ड। भारत माता की जय। जयपा मालिक, क्लोज कर दो मालिक। लेकिन लास्ट लाइन पढ़ो, हाउएवर this shall not apply to share held by a person whose name is entered in the holder of beneficial interest in such share as a records of depository। क्या मतलब है इसका? अगर डीमैट में है तो ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल। ओके, अब डीमैट में होता है तो अपने शेयर किसके पास होते हैं? डिपॉजिटरी। डीमैट में होता है तो अपने शेयर किसके पास होते हैं? डिपॉजिटरी। और अपन कौन होते हैं? बेनिफिशियल इंटरेस्ट, बेनिफिशियल ओनर्स। ओके, मतलब आप ये थोड़ा सा ज्ञान वाला कॉन्सेप्ट है। ये कंपनी है, कंपनी के पास एक रजिस्टर होता है, कंपनी के पास, रजिस्टर के पास नहीं, जिसमें रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बोलते हैं। अब कंपनी ने 5 शेयर दिए हुए, 5 जन को शेयर दिए है, तो कंपनी के रजिस्टर में 5 जन का नाम होगा। ओके, एग्जांपल विनोद, विनोद सर, सुशील सर, शिवा सर, प्रशांत सर। ओके, अमित भी तो लो ना, अमित। ओके, ये 5 नाम लिखे होंगे, समझना करो, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर ऐसा रजिस्टर ऑफ मेंबर है और ऐसा लिखा है, इसका मतलब इस कंपनी ने सर्टिफिकेट दिए इन 5 जन को। यानी इसके आगे ऐसा लिखा होगा विनोद रेड्डी, ओके, हैविंग शेयर सर्टिफिकेट नंबर 1 till 150। समझ में आया? एंड पर शेयर वैल्यू जो भी होगी वैसा, ये ऐसा लिखा जाएगा रजिस्टर ऑफ मेंबर में होते। तो इसका मतलब विनोद सर के पास फिर एविडेंस क्या है कि ये कंपनी के मेंबर है? शेयर सर्टिफिकेट। और उस सर्टिफिकेट पे नंबर कितने लिखे होंगे? 1 to 50। समझ में आया? ओके, अब मेरे को बताओ 1 to 50 नीचे किसी और को अलॉट किया जाएगा क्या? नहीं। ये आपको समझ में आ चुका होगा, 44 45 लॉजिक समझ में आ रहा है? लेकिन अगर डीमैट अकाउंट है तो डीमैट अकाउंट में ऐसा नहीं होता। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये थोड़ी सी ज्ञान की बात है, 2-5 मिनट पर ये पॉइंट आपको समझेगा डीमैट का क्या बोल रहा हूं मैं। ये रजिस्टर ऑफ मेंबर में ऐसा होता ही नहीं है। फिर क्या होगा? कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा जाएगा डिपॉजिटरी। जो भी डिपॉजिटरी होगा, अपने इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल एंड सीएचएल। ओके, नेशनल वाला, सेंट्रल वाला, डिपॉजिटरी, 2 डिपॉजिटरी है। सर ये क्या करते हैं? अभी ये इतना पंचायती मत करो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 2 डिपॉजिटरी है। ओके, कंपनी के बुक्स में क्या लिखा, रजिस्टर में किसका नाम होगा? मन में डिपॉजिटरी। और इधर बोला जाएगा 1 से 500 शेयर मैंने इसको दे दिए। ओके, यानी कंपनी की बुक्स में क्या नाम है? मेरा नाम है ही नहीं। अभी अगर मेरे पास टीसीएस के शेयर है डीमैट में ना, कंपनी टीसीएस के पास मेरा ही नाम नहीं है। कंपनी के रजिस्टर में नाम किसका है? डिपॉजिटरी का, एनएसडीएल का। फिर मेरा नाम किधर सर? मैं भी तो कुछ तो ओनरशिप के लिए मेरे को एविडेंस तो चाहिए। ओके, अब इसके सामने डिपॉजिटरी होगा। सर डिपॉजिटरी कौन होगा? सर इंटरमीडियरी होते हैं। कौन होते हैं? इंटरमीडियरी। ये सब जो कंपनी ये सब करती है ना, कंपनी ने वो आउटसोर्स कर दिया, इन शॉर्ट ऐसा समझो। और ये डिपॉजिटरी होता है। डिपॉजिटरी के पास एक रजिस्टर होगा, वो रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर होगा। क्या होगा? बेनिफिशियल ओनर। समझ में आया? यानी अपना नाम, अगर अपन शेयर होल्डर है और डीमैट में है, तो अपना नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में होता है या रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर में होता है? बेनिफिशियल ओनर में। रजिस्टर, अपना नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में होगा ही नहीं अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्टेड में जा रहे हो तो अब डिपॉजिटर केस में है, तो डिपॉजिटर केस में 1 2 3 4 5 ऐसा होगा। और अगर सपोज इधर लिखा है विनोद, ओके, विनोद रेड्डी, ओके, तो विनोद रेड्डी के अगेंस्ट 1 to 150 नहीं लिखा होगा, टोटल शेयर 150, क्योंकि शेयर नंबरिंग जरूरत नहीं है उधर। और कंपनी की बुक्स में क्या लगा? डिपॉजिटरी 1 to 500, मतलब टोटल कितने शेयर दिए हुए? 500। बात खत्म, नो नंबरिंग रिक्वायर्ड। ये डिपॉजिटरी है। और ये डिपॉजिटरी क्या करता है? ओके, अभी ये डिपॉजिटरी, अभी इधर देखो, इधर एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाओ। डिपॉजिटरी अगर दिख रहा होगा तो ये डिपॉजिटरी क्या करता है? ये बैकएंड का काम करता है, बैकएंड का काम। अब ये सब्जी मंडी, सब्जी मंडी मतलब स्टॉक एक्सचेंज। अब इमेजिन करो, इधर विनोद रेड्डी लिखा था जिसके पास टोटल 150 शेयर है और अमित तातेड़ नहीं था सपोज। अब ये स्टॉक एक्सचेंज में विनोद रेड्डी सेलर आया, समझा कुछ, और अमित तातेड़ आया बायर। ओके, जेबा विनोद रेड्डी ने बोला भाई मैं 100 रुपए लेगा इस शेयर का, एक शेयर बेच रहा हूं मैं खाली। कितना शेयर? एक। और वो मैं बोला ठीक है 150 रुपए में खरीद, 100 रुपए में खरीदेगा मैं। तो विनोद सर ने मुझे कितने शेयर बेचे? एक। और मैंने कितने रुपए दिए? 100।
ये ट्रांजैक्शन हमारा जिसने करवाया वो स्टॉक एक्सचेंज है। वो कौन है? स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज किसको बताएगा कि ये ट्रांजैक्शन हो चुका है? डिपॉजिटरी को। समझ में आ रहा है? और डिपॉजिटरी फिर क्या करेगा मेरे को बताओ? अगले दिन डिपॉजिटरी का, अगले दिन डिपॉजिटरी का मतलब उस टाइम पे ट्रांजैक्शन होता है ना, उस टाइम पे डिपॉजिटरी के पास इंफॉर्मेशन चली जाती है। डिपॉजिटरी क्या कहता है मालूम है? विनोद रेड्डी 149 और छठा नाम 80। ओके, वन शेयर। आई डोंट थिंक यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। और ये स्टॉक एक्सचेंज में अगर देखोगे तो स्टॉक एक्सचेंज करने के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज के पास क्या कर, ये सब करने के लिए कौन होते हैं? एजेंट्स। तो अपन ट्रांजैक्शन किससे करते हैं? एजेंट से। एजेंट किसको अपडेट करता है? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज किसको अपडेट करता है? डिपॉजिटरी। और डिपॉजिटरी कंपनी को अपडेट करती है। ऐसे कार्यक्रम होते हैं भाई, पर कंपनी को इसको कुछ करना जरूरत नहीं है। लॉजिक समझा? ये इस तरह से डीमेट वर्क होता है। अब मेरे को बताओ, अगर फिजिकल रहा तो सब उड़ा दो, सिर्फ कंपनी के पास ये रखना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था और ये कंबरसम काम था। कंपनी का धंधा करना काम है या रजिस्टर मेंटेन करना काम है? साला इधर काम के पैसे ले रहा हूं तुमसे धंधे करने के लिए, और इधर रजिस्टर ही मेंटेन कर रहा हूं। ये शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर। इमेजिन करो अगर मेरे पास 1 करोड़ शेयर होल्डर है तो मतलब समझा क्या? आधा मतलब मतलब समझ रहा, आधा टाइम तो मेरा खाली शेयर होल्डर अपडेट करने में जाएगा। तो इसीलिए ओके 2015 उसमें एक्ट आया जिसके अंदर ऐसा बोला गया, एक काम करते हैं, ये सब काम आउटसोर्स कर दो तुम अपना बिजनेस पे ध्यान दो, तुम आउटसोर्स कर दो। फिर तुम्हारे इसमें ये जो मैंने अभी इसको स्क्रीन पे बताया इस तरह से काम होने लग गया। फिर इन लोग आउटसोर्स करे, और जो मैंने आपको भी स्ट्रक्चर बताया मेरे ख्याल से जेपा होगा। जेपा तो ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं है, बट ठीक है, पर बताया मैंने। 43, 44, 45 मैंने 3 सेक्शन कवर किए हैं। 43 काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, 44 शेयर्स आर ट्रांसफरेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, एंड 45 नंबरिंग ऑफ शेयर्स। बट नंबरिंग ऑफ शेयर्स इज नॉट रिक्वायर्ड इन डीमैट। डीमैट कैसे लिखते हैं ये लोग ने? कैसे लिखा है? बेनिफिशियल इंटरेस्ट विद डिपॉजिटरी। क्योंकि हम लोग मेंबर्स नहीं, समझ में आया क्या? तो कंपनी का मेंबर कौन है एक्चुअली? डिपॉजिटरी। फिर हम कौन है कंपनी में? बेनिफिशियल ओनर्स। समझ में जाए? मेरे ख्याल से झेपा होगा होपफुली एवरीबॉडी। इसे थोड़ा सा चला दे भाई। भारत माता की झेपा क्या मालिक? लॉजिक बेटा फटाफट अपडेट कर दो। तो 43 हो गया, 44 45 44 हो गया, 45 हो गया, झेप गया ना मालिक? 43 काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन 43 अपडेट मार लो एक बार मेरे को। एजेंट को ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं? नहीं, मतलब वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब एजेंट दोनों के साथ टाइप करता है, पर स्टॉक एक्सचेंज अपडेट करता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। मेरे ख्याल से छिपा है मालिक तोड़मैन। ओके, सेक्शन 43 provides the kind of share capital. According to the provision, share capital of company limited by share shall be of two kinds. Equity share capital with what? Voting rights. वोटिंग राइट्स बोला मतलब सिंपल, एंड दूसरा होगा विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। कैसे भी हो सकते हैं मालिक। एग्जांपल देखो जो मैंने आपको बोला वही अपडेट। टाटा मोटर्स 2008 इंट्रोड्यूस इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स कॉल्ड ए इक्विटी शेयर इन इट्स राइट इशू। इन इशू एवरी 10 ए इक्विटी शेयर, 10 ए मतलब क्लास, हाँ, 10 ए इक्विटी शेयर कैरिड ओनली 1 वोटिंग राइट्स। यानी अगर आपके पास 10 शेयर है, 1 वोट मिलेगा। समझ में आया? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, but would get 5 percentage points more dividend than that declared on each of the ordinary shares. डिफरेंशियल यानी डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, वोटिंग राइट्स कम मिलेगा। तो आप देखो कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है। Since A equity share did not carry similar voting rights, it was being traded at discount other than common share. ये तो मैंने आपको बता दिया। अंदर कंपनी, फ्यूचर रिटेल, जैन इरिगेशन, ओके, इन्होंने भी ये किया हुआ है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। आपको बता दो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू करने की बहुत सारी कंडीशंस है, बहुत सारी कंडीशंस। ओके, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 कंडीशन है और उसके अंदर 5-5 कंडीशंस ऐसी है, इंटर में जाके पढ़ोगे। ओके, तो भारत माता की जय। अगला पॉइंट प्रेफरेंशियल कैपिटल। प्रेफरेंशियल कैपिटल पढ़िए, मेरे को चाहिए ये अच्छे से आना चाहिए आपको। प्रेफरेंशियल कैपिटल, however this act shall not affect the rights of preferential holder who are entitled to participate in proceeds of winding up before the commencement of this act. इग्नोर करिए, पहले एक्ट के पहले वाले कोई प्रेफरेंशियल होल्डर होंगे, उनका तरीका उनका पिछले एक्ट जैसा था, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, बात खत्म। ये एक्ट क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन 43, इक्विटी शेयर कैपिटल with reference to any company limited by share means all share capital which is not preference shares. तो इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सा होता है? जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है। तो क्वेश्चन है फिर प्रेफरेंस क्या होता है?
जो इक्विटी नहीं होता है, ऐसा मत करना। ओके अरे भाई लॉजिकल टेक्निकल तरीका है। मैं चलो एक सवाल पूछता हूँ, चलो मैं गया लेने, मेरे को एक कॉन्टेक्चुअली तुम बताओ, क्या कंपनी खाली प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है? क्यों? कंपनी नहीं, ओनर्स नहीं है, क्यों नहीं है प्रेफरेंस शेयर? शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर ओनर क्या है? मेरा क्वेश्चन है प्रेफरेंस खाली कंपनी ऐसा कर सकती है खाली प्रेफरेंस शेयर? क्यों नहीं? रीजन चाहिए, वैलिड रीजन चाहिए, वैलिड रीजन चाहिए। हाँ क्या बोली, आवाज ना आ रहा, बता रहे तो क्या बोल रहे हैं? नहीं 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 भाई, नहीं भाई। अरे हाँ भाई रुक रहा, मैं घाई कर रहे रे हावड़े। कोई प्रेफरेंस शेयर कर सकते हैं क्या खाली? सवाल ये है, क्योंकि प्रेफरेंस का डेफिनेशन क्या है? प्रेफरेंस का डेफिनेशन ये नहीं है विच इज नॉट इक्विटी, इसलिए मैंने आपको बोला प्रेफरेंस का डेफिनेशन है दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल गेट अ प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड एंड वाइंडिंग अप। तो इसका मतलब अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर दिए, अरे तो प्रेफरेंस किसके ऊपर है? आप समझ रहे हो? ओके अरे मालिक मैं शेयर जब इशू कर रहा हूं, ये शेयर ऐसे ही है, इसको इक्विटी प्रेफरेंस कब माना जाएगा? अगर मैं ये बोल रहा हूं इसको उसके पहले प्रेफरेंस दूंगा तो ये प्रेफरेंस है, अदरवाइज तो ये शेयर ही है। ओनरशिप, अरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी ओनर ही है, ओनर नहीं ऐसा नहीं है, खाली उनको पहले प्रीफर कर रहे हैं हम किसके? इक्विटी के। भारत माता की जय, समझा? तो कंपनी के पास खाली प्रेफरेंस शेयर, तो दिक्कत क्या है? उस डेफिनेशन से सफाई नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूं, एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूं मेरी कंपनी और मेरे पास खाली प्रेफरेंस शेयर है, तो ये प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, ये कौन सा शेयर है? इक्विटी, क्योंकि प्रेफरेंस खाली हो ही नहीं सकते। आई डू थिंक गेटिंग द कॉन्सेप्ट। देखो डेफिनेशन देखो, इक्विटी शेयर का कैपिटल का डेफिनेशन देखो, विद रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस ऑल शेयर कैपिटल व्हिच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन है? विद रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मींस दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी व्हिच कैरीज और वुड हैव ए प्रेफरेंशियल राइट्स। समझ में आया? प्रेफरेंशियल राइट्स रिस्पेक्ट टू दो चीज, आगे पढ़ना तो तुम पढ़ो नहीं तो छोड़ दो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप और कैपिटल। समझ में कुछ आया? अगर ये यही नहीं होगा तो कैसे काम होगा? तो डेफिनेशन ध्यान रखना, उसके नीचे कुछ लिखा है और एक डेफिनेशन, क्या लिखा है देखो, कैपिटल शैल बी डीम्ड प्रेफरेंस कैपिटल। ये कब होगा? डीम्ड कैपिटल, ये कौन सा होता है? पार्टिसिपेटरी। थोड़ा सा ढंग से पढ़ना, थोड़ा सा ढंग से पढ़ना, क्योंकि मेरे को कुछ पढ़ाना है। डिस्पाइट दैट इट इज एंटाइटल टू आइदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, आइदर और बोथ, मतलब नीचे मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं, नहीं तो दोनों, दोनों या एक, दोनों में से कोई भी एक मिल रहा होगा। क्या पढ़? इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड्स इन एडिशन टू प्रेफरेंशियल राइट्स, मतलब ऑलरेडी जो तेरे को मिल चुका है, ओके, टू द अमाउंट स्पेसिफाइड एज अबाउ। अबाउ मतलब नहीं, मेरे को नहीं समझ में आता है, पढ़ो दो कैसे? नहीं नहीं नहीं, इन एडिशन टू प्रेफरेंशियल राइट्स टू द अमाउंट स्पेसिफाइड एज अबाउ। अबाउ मतलब 2A, 2A ऊपर है ना, 2A, ये 2A। समझ में कुछ आ रहा है? यानी 2A तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ओके, it has right to participate whether fully or limited extent with capital not entitled to preferential rights aforesaid। समझ में आया? यानी तेरे को जो पेमेंट मिलने के बाद तेरे को कैपिटल में राइट्स मिलने वाला है। दूसरा, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल, ओके, इन एडिशन टू द प्रेफरेंशियल राइट टू द रिपेमेंट ऑन वाइंडिंग अप अमाउंट स्पेसिफाइड अबव, मतलब 2B जो ऑलरेडी मिला, इट हैज राइट टू पार्टिसिपेट whether fully or to a limited with the capital not entitled to that of preferential rights in any surplus which may remain after entire capital has been repaid। वो कैपिटल जो प्रेफरेंस वालों को नहीं देने वाले थे उसमें भी तुझे हिस्सा मिल रहा है, वो डिविडेंड जो ऊपर प्रेफरेंस वालों को नहीं देने वाले थे उसमें भी तुझे हिस्सा मिल रहा है, तो हम बोलते हैं डीम्ड प्रेफरेंशियल कैपिटल। कौन सा कैपिटल? डीम्ड। ये लॉ की नजरों में, तुम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं हम लोग इसको? पार्टिसिपेटरी। बस अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी में पार्टिसिपेटरी बोला जाता है। भारत माता की जय। समझा मालिक? एवरीबॉडी ओके, शेपा के मालिक। और एक चीज याद रखना, एक्सेप्शन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, ओके, सेक्शन 43 shall not apply where memorandum or articles of private company so provides।
मतलब क्या? प्राइवेट कंपनी को ये सेक्शन एप्लीकेबल है कि नहीं एप्लीकेबल है? नहीं है। कब नहीं है? कब नहीं? अगर उनके आर्टिकल्स में लिखा होगा तो मेरा क्वेश्चन है, आर्टिकल साइलेंट है? अगर आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा है, आर्टिकल साइलेंट है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, आर्टिकल साइलेंट है, कान खुले बड़बड़ एकदम क्लियर रख, आर्टिकल साइलेंट है, सेक्शन एप्लीकेबल। सेक्शन कब एप्लीकेबल नहीं है? जब आर्टिकल में लिखा होगा तो। भारत माता की जय क्या मालिक। अगर आर्टिकल में लिखा होगा तो सेक्शन साइलेंट रहेगा, सेक्शन 43 एप्लीकेबल नहीं रहेगा। आत्मा क्लियर? ठीक है, ये एक्सेप्शन का पॉइंट दिया हुआ है, इफ ओनली इट इज मेंशन इन आर्टिकल ना सो प्रोवाइड्स, तो ही। अगर आर्टिकल साइलेंट है तो एप्लीकेबल, याद रखना। मैं इसलिए बताते जा रहा हूं, थोड़ा सा जब अगले साल वापस पढ़ाई करना चालू करो अगले स्केल अप की, तो थोड़ा सा मैच्योर्ड इनफ रहना। जनरली ऐसे फाउंडेशन जैसा रिएक्ट मत करना। ओके यानी अब मेरे को मतलब मेरे को बता, सेक्शन 43 एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल? प्राइवेट कंपनी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? प्राइवेट कंपनी। एप्लीकेबल एवरीबॉडी? अच्छा चलो ऐसे एक ऐसा कंटेक्स्ट आगे का सवाल पूछ लेता हूं, एक छोटा सा पॉइंट। एक्ट बड़ा या आर्टिकल बड़ा? मैंने आर्टिकल में कुछ लिखा होगा चीजें और एक्ट में कुछ लिखी हुई है। अगर ये दोनों सेम है तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग है तो कौन बड़ा? एवरीबॉडी एक्ट बड़ा, एवरीबॉडी 100% एक्ट बड़ा। सर आपको कैसे मालूम बड़ा एक्ट बड़ा? एक्ट वो इसीलिए तो आर्टिकल मेरा बाप है, एमओए और एओए औकात है, तो एमओए एओए बड़े नहीं, एक्ट बड़ा। कौन बड़ा? कौन बड़ा? एक्ट। अभी अपने सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में समझाऊंगा एडिशनली। 4 एमओए जो अपन ने डिस्कस किया है ब्रीफ, 5th एओए जो अपना बाकी है, और 4th 5th के बाद आता है 6th जो बोलता है एमओए एओए बड़ा नहीं है, एक्ट बड़ा। अगर एमओए एओए में लिखा हुआ है कुछ और एक्ट में लिखा है और दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है तो कौन चलने वाला है? लेकिन अगर एक्ट कहीं पर बताता है कि एमओए एओए बड़ा तो एमओए एओए बड़ा। आई सर क्या बोला? ओके मेरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है एमओए एओए कौन बड़ा, या एमओए एओए और एक्ट कौन बड़ा? सेक्शन 6 बोलता है एक्ट बड़ा। कौन बोल रहा है? सेक्शन बड़ा, एक्ट बड़ा है भाई। लेकिन सेक्शन 6 और क्लैरिफाई करता है, लेकिन अगर एक्ट ने कहीं पर बोला होगा कि एओए या एमओए बड़ा, क्योंकि किसने बोला, तो फिर वो एक्ट वो एमओए एओए बड़ा होगा। समझने को श्योर है? एवरीबॉडी क्लियर? तो मेरा क्वेश्चन है पहला, एक्ट बड़ा या एमओए एओए बड़ा? एक्ट है, सेक्शन 6। लेकिन अगर एक्ट ने लिखा है एओए बड़ा, ए बड़ा। एग्जांपल समझाता, अभी देखो, अभी 43 को समझो। अगर प्राइवेट कंपनी में लिखा है 43 मुझे एप्लीकेबल नहीं है, किस में लिखा है ये? एओए में। किस में लिखा है? तो मेरा क्वेश्चन है सेक्शन 43 एप्लीकेबल है कि नहीं है? सेक्शन 43 एप्लीकेबल है कि नहीं है? समझ में कुछ आ रहा है मेरा? इंटरप्रिटेशन ये इंटरप्रिटेशन करो, लास्ट पॉइंट है, खत्म करो फटाफट। मेरा क्वेश्चन है, ओके मेरे को बताओ, सेक्शन 43 बोल रहा है, सेक्शन 43 बोल रहा है ओके तुम्हें ऐसा चाहिए, काइंड ऑफ शेयर कैपिटल ऐसा चाहिए, ओके प्लीज डू अंडरस्टैंड। सेक्शन 43 बोल रहा है तो एक्ट बड़ा है ना, लेकिन एक्ट बोल रहा है अगर तुमने एओए में लिखा है कि ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है तो ही ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सी कंपनी के लिए? प्राइवेट। तो कौन बड़ा हो जाएगा? एक्ट बड़ा। एक्ट बड़ा है, लेकिन अगर आपने एओए में मेंशन किया तो एओए बड़ा। समझा? यानी अगर एओए साइलेंट रहा तो एक्ट एप्लीकेबल है, लेकिन सेक्शन ने क्या लिखा? अगर एओए में आपने लिख दिया कि सेक्शन एप्लीकेबल, याद रखना ऐसा सब सेक्शन के लिए नहीं हो सकता, नहीं तो ये प्राइवेट कंपनी का एओए ओके सेक्शन 1 से लेकर 3 470 तक नो एप्लीकेबल। मेरा एओए में लिखा है, अब एओए बड़ा, ठीक है, कंपनी बड़ी, गए खत्म। समझा क्या? लेकिन किस सेक्शन में दिया है? तो सेक्शन 43 में क्या लिखा है इन्होंने? सेक्शन 43 में क्या लिखा है? इस लाइन को पढ़, तूने क्या लिखा है लाइन में? इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी सेक्शन 43 शैल, ये कब अप्लाई नहीं होगा? व्हेन मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, सो मतलब अगर एओए में लिखा होगा तो सेक्शन 43 एप्लीकेबल नहीं है।
तो मेरे को बता, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, ओके प्राइवेट कंपनी का एओए में लिखा है सेक्शन 43 एप्लीकेबल नहीं है मुझे, तो मेरे को बताओ एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल। देखो अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, सेक्शन 43 बताते वक्त एक्ट ने बोला क्या ये प्राइवेट को एप्लीकेबल नहीं है? नहीं, एक्ट ने बोला सबको एप्लीकेबल है। एक्ट ने क्या बोला? सबको। लेकिन आपने एओए में लिखा है कि हमको एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या एक्ट ने ऐसी प्रोविजन रखा हुआ है? यस। तो एक्ट ने क्या बोला? कौन बड़ा होगा इधर? पर कब? अगर लिखा होगा तो। अगर लिखा हुआ नहीं है तो एक्ट ही चल रहा है। तो समझ में आया कैसे वर्क होता है? एवरीबडी क्लियर? पक्का? ठीक है ओके। एक क्वेश्चन आप पढ़ लोगे आज रात को, ओके वो ये वाला पॉइंट है, ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग एमओए। ओके मेरा क्वेश्चन है, मेरे को सिर्फ इतना बताइए, सेक्शन 7 में क्या हमने एमओए आरओसी को दिया? क्या हमने एमओए आरओसी को दिया? क्यों? रजिस्टर किया। इसका मतलब क्या किया हमने? एमओए को रजिस्टर क्यों किया? उसके ये 3 कारण दिए, ये पढ़ के खत्म करना। ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग एमओए। आत्मा क्लियर? कल मिलते हैं मालिक तोड़।